ओके, लेट्स बिगिन दिस लेक्चर विद रिगार्ड टू योर डीडी आईएफओएस है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अभी तक हमने कैपिटल गेन कवर कर लिया है, पीजीबीपी कवर कर लिया है, और लेक्चर नंबर 1 में अपन ने बेसिक टैक्स रेट्स वगैरह देख ली थी, ठीक है ना। मतलब ठीक है, देख ली थी बेसिक टैक्स रेट्स। ओके, तो अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज, और ठीक है मैं देखूंगा इसको, मतलब एक ही वीडियो में हो जाएगा यार ये तो कवर, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो वो एक्चुअली अपन क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो उसमें लग सकता है, उससे ज़्यादा और कोई टाइम नहीं लगेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो को लाइक वगैरह मार देना, ठीक है, ताकि क्या है ना, ज़्यादा लोगों पे भी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जो कोई सेल्फ स्टडी वगैरह करता है तो उसके ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, ठीक है। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपना चैप्टर नंबर 5 मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये फुल्ली अमेंडेड है। इसके बाद तो वैसे भी आपको कुछ नहीं देखना है। ओके, तो वही स्टार्टिंग का टाइम है, फ्लो में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार फ्लो आ जाएगा ना तो उसके बाद ठीक है, चीज़ें एकदम फटाफट फटाफट बताने लग जाऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, तो ठीक है, ये पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, कलर अच्छा, थिकनेस, ओके, इतनी चलेगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या बताता है कि अपने पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं, चलो वो नाम बोलो आप। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटर वाले, ठीक है। फिर अपने पास 2 होते हैं, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो कि अपने को फाइनल में थोड़ा ज़्यादा रिलेवेंट होता है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी उसमें से, है ना। ठीक है, तो मतलब होते तो चारों उधर भी हैं, बट इधर इधर ये दो दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 4 हेड्स तो ये हो गए। इसके बाद में सिर्फ एक लास्ट हेड बचता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कहीं नहीं जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसी इनकम, ठीक है, जो कहीं पे टैक्सेबल नहीं हो रही है लेकिन उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। जो जो इनकम कहीं किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं हो रही है और उस पर टैक्स लगना ही है, तो वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी, ठीक है। तो व्हेन एनी इनकम और प्रॉफिट और गेन डस नॉट फॉल प्रिसाइजली अंडर एनी और एनी ऑफ द अदर स्पेसिफिक हेड्स, ठीक है। मतलब किसी भी स्पेसिफिक हेड में नहीं जा रहा है, बट इज चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है। लेकिन वो चार्जेबल है इनकम टैक्स के अंदर, तो इट वुड बी चार्ज अंडर दिस हेड, ठीक है। तो वो इस हेड के अंदर चार्ज हो जाएगी। ओके, तो ठीक है, तो वो इस हेड के अंदर चार्ज हो जाएगी, है ना। ये यही यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, फिर क्या है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है अपना इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, ठीक है। कौन कौन सी इनकम चार्जेबल है इस हेड के अंदर, तो वो सेक्शन 56 बताता है। तो सेक्शन 56 अपने को क्या बताता है, इनकम चार्जेबल ओनली अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। इनकम चार्जेबल ओनली अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब ये जो इनकम है ये सिर्फ अदर सोर्सेज में ही चार्ज होगी, जो भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो होती है अपनी डिविडेंड डिविडेंड इनकम सेक्शन 56 के हिसाब से, ठीक है। सेक्शन 56 टू सबसेक्शन 2 क्लोज 1 के हिसाब से, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 1 के हिसाब से। तो क्या डिविडेंड की इनकम हमेशा आईएफओएस के अंदर चार्ज होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो अब डिविडेंड का मतलब क्या, तो डिविडेंड का मतलब जो भी कंपनी से अपने को मिलता है वो तो डिविडेंड होता ही है, ठीक है। और कुछ डीम्ड डिविडेंड भी अपन मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें अपने को क्या होगी कि अपन डीम्ड डिविडेंड बोल देंगे उनको, कि ये चीज़ें जो है ये क्या है, ये डीम्ड डिविडेंड है, ऐसा, ठीक है। तो वो डीम्ड डिविडेंड क्या होते हैं, तो डिविडेंड कवर्ड बाय सेक्शन 222 ए से लेके एफ तक है ना। 222 ए से लेके 2 एफ तक है। ओके, तो सेक्शन 222 के अंदर क्या क्या चीजें है, देखो वो सारी चीजें डिम्ड डिविडेंड को लेके हैं। तो अपन ए को पढ़ते हैं अब, है ना। 222 ए के अंदर क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। किसी कंपनी के पास में अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो उसको अपन डिम्ड डिविडेंड मान लेते हैं। इंटाइटलिंग इन टेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनी एसेट, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर बी क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू डिवेंचर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिवेंचर्स को, या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, या फिर बोनस शेयर दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट शेयर होल्डर बाय कंपनी ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म वेदर विथ और विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कैसे भी अगर आप दे रहे हो तो इसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, और डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स देना पड़ेगा,
ठीक है। तो इसमें है ना एक्चुअली एक चीज आई है बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो एक बात ध्यान रखना कि बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखा है, ठीक है। अगर बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होगा तो वो इसमें आएगा क्या, तो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे नोट दे रखा है, बोनस शेयर गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर आर नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड, उसको अपन डिविडेंड नहीं मानेंगे। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, द मार्केट वैल्यू ऑफ सच बोनस शेयर इज डीम्ड एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में जो भी बोनस शेयर दिया है, तो फिर बोनस शेयर के केस में अपन क्या, वो उसकी जो वैल्यू होगी ना, वैल्यू कितनी मानेंगे, जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो मान लेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, सी वाला पॉइंट जो होता है 222 सी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, ठीक है। तो लिक्विडेशन के टाइम पे अगर आपको कंपनी से कुछ मिल रहा है तो उसको भी अपन डिम्ड डिविडेंड मान लेंगे। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन, ठीक है। लिक्विडेशन के टाइम पे अगर कुछ भी आपको मिल रहा है तो वो भी आपका डिम्ड डिविडेंड कहलाया जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। मतलब क्या है, 222 डी क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, मतलब जब कैपिटल अगर कम हो रही है और उस टाइम पे अगर आपको कुछ मिल रहा है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय कंपनी ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे अगर आपको कुछ भी मिल रहा है शेयर होल्डर्स को, तो वो क्या होगा, डिम्ड डिविडेंड कहलाएगा, ठीक है। फिर आता है एडवांस और लोन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, ठीक है। मतलब एडवांस या लोन मिल रहा है, क्लोजली हेल्ड कंपनी दे रही है, क्लोजली हेल्ड कंपनी दे रही है शेयर होल्डर्स को, तो वो जो भी क्लोजली हेल्ड कंपनी आपको लोन वगैरह दे रही है, एडवांस वगैरह दे रही है ना शेयर होल्डर्स को, वो अपन डिम्ड डिविडेंड मान लेते हैं। ओके, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो लोन के केस की जो बात चल रही है ना, तो इस केस में क्या है ना कि थोड़ा सा अच्छा इलोबरेटली करके दे रखा है इन्होंने। तो अपन पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन एक्चुअली में पढ़ने जा रहे हैं क्या क्या लिखा है। तो अपन को कुछ एक्सेप्शन दे रखा है, ठीक है। कि वैसे तो अगर लोन्स और एडवांस अगर कोई भी कंपनी अपने को देती है तो अपन उसको डिविडेंड मान लेते हैं, लेकिन द फॉलोइंग पेमेंट्स ऑफ लोन गिवन वुड नॉट बी डीम्ड एज डिविडेंड, ठीक है। तो अगर कुछ फॉलोइंग कंपनीज अगर अपने को दे रही है या फिर कुछ फॉलोइंग पेमेंट्स अपन को मिल रहा है तो उसको अपन डिम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। जनरली अपन लोन एंड एडवांसेस को डिम्ड डिविडेंड मान लेते हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर फॉलोइंग पेमेंट्स अगर अपन को मिलते हैं तो उनको अपन को डीम्ड डिविडेंड कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस के केस में। तो क्या है, देखो फर्स्ट दे रखा है, लोन ग्रांटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही लोन देना है, ठीक है, तो किसी कंपनी का अगर बिजनेस ही लोन देना है और अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को भी लोन देती है तो उस केस में उसको डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ओके, फिर क्या है, एडवांसेस और लोन बिटवीन टू ग्रुप एंटिटीज, ठीक है। अगर दो ग्रुप एंटिटीज के बीच में अगर लोन दिया या लिया गया है, ठीक है, तो उस केस में आपको डीम्ड डिविडेंड नहीं मानना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो और लिखा हुआ है, एनी एडवांसेस और लोन बिटवीन टू ग्रुप एंटिटीज, ठीक है, वेयर वन ऑफ द ग्रुप एंटिटी इज ए फाइनेंस कंपनी, मतलब दो ग्रुप एंटिटी में से एक ग्रुप एंटिटी क्या है, फाइनेंस कंपनी और फाइनेंस यूनिट, एंड द पेरेंट एंटिटी और प्रिंसिपल एंटिटी सच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या है ना कि उस एडवांसेस और लोन को डीम्ड डिविडेंड कंसिडर नहीं करना है। फिर क्या है, थर्ड, डिविडेंड पेज इज सेट ऑफ अगेंस्ट द डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट द डीम्ड डिविडेंड वेयर अ लोन हैड बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड। मतलब क्या है ना कि जैसे कि मान लो कि मैंने है ना मैं एक कंपनी और मैंने किसी शेयर होल्डर्स को लोन दिया था, तो उसको मैंने जो लोन दिया उसको डिविडेंड कंसिडर कर लिया, एंड सब्सिक्वेंटली द कंपनी डिक्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टू इट्स ऑल शेयर होल्डर इंक्लूडिंग द बोरोइंग शेयर होल्डर्स, ठीक है। एंड द डिविडेंड सो पेड इज सेट ऑफ बाय द कंपनी अगेंस्ट द प्रीवियस बोरोइंग। देखो मैं एक कंपनी हूँ, मेरा एक शेयर होल्डर है, मैंने उसको क्या किया है, डिविडेंड पे कर दिया है, ठीक, मतलब डिविडेंड क्या, सॉरी, एडवांसेस दिया है, ठीक है। मैंने उसको लोन दे दिया सामने वाले को, तो इसको डिविडेंड कंसिडर कर लिया, ठीक है, इसको डिविडेंड कंसिडर कर लिया। अब फ्यूचर में क्या हुआ कि मैं कंपनी रियल में लोगों को डिविडेंड बांट रहा था, तो रियल में जब लोगों को डिविडेंड बांट रहा था तो उस शेयर होल्डर की जब बारी आई तब मैंने क्या किया कि मेरे को जो उसको डिविडेंड देना था ना, तो उसका जो लोन पड़ा हुआ था मेरे पास में, तो मैंने सोचा इस लोन को सेट ऑफ कर देता हूँ। तो जब अगर मैं उस लोन को सेट ऑफ कर रहा हूँ ना, तो द एडजस्टमेंट अमाउंट इज नॉट अगेन ट्रीटेड एज डिविडेंड, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट को जो अपन क्या है ना वापस से डिविडेंड नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि मैंने आपको अच्छे से बताया होगा कि मैं अच्छे से समझाया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, कि डिविडेंड पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट डिविडेंड क्या है एक्चुअल में, ठीक है सर। ओके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एफ वाला पॉइंट क्या है ना, 222F, अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑन बायबैक ऑफ शेयर बाय डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। अगर डोमेस्टिक कंपनी केस में अगर बायबैक के टाइम पे अपन को कोई भी पेमेंट मिलता है ना, ठीक, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करे अपने शेयर और वो जो पेमेंट दे रही है ना,
तो उसको अपन है ना डीम्ड डिविडेंड कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अपन ने कैपिटल गेन में भी अच्छे से देखा है ये कैपिटल गेन के अंदर कि अगर कैपिटल गेन में जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है तो वो जो पैसे देती है उसको सेल कंसिडरेशन भी नहीं मानते अपन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ कि अपन को क्या है ना कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, वापस बताता हूँ। अगर कोई कंपनी बायबैक के टाइम पे अगर अपने को पेमेंट देती है ना तो उसको अपन को डिम्ड डिविडेंड कंसीडर करना है, ओके। डिम्ड डिविडेंड कंसीडर करना है, क्यों? क्योंकि क्या है ना कि जब कंपनी बायबैक के टाइम पे पेमेंट देती है ना तो उसको अपन सेल कंसिडरेशन नहीं मानते, ठीक है। और उसको बायबैक के टाइम पे सेल कंसिडरेशन नहीं मानते शेयर्स के पैसों का, ठीक है। तो सेल कंसिडरेशन नहीं मानते हैं तो आपको आपने देखा होगा कैपिटल गेन के अंदर हमको हमेशा कैपिटल लॉस आता था, ठीक है। हमको कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर हमेशा कैपिटल लॉस आता था। तो वो जो पैसा अपन को मिलता था उसको क्या कंसिडर करते थे, उसको हमेशा हम डिविडेंड कंसिडर करते थे। तो ये वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो वो क्या है ना कि वो थोड़ा ऊपर नोट नोट डिविडेंड कंसिडर किया ना तो इसलिए क्या कि टंग ऑफ स्लिप हो गया एकदम से, वो दिमाग में वही रह गया मेरे। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जो कुछ केसेस दे रखे हैं A B C D E F इन सब इन 6 ही केसेस के अंदर अपन डीम्ड डिविडेंड कंसिडर कर लेंगे, प्रोवाइडेड ये जो केस अपना कौन सा ई वाला था, ई वाले के अंदर ये 3 केसेस होंगे कि जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है आपका तब हम डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। अगर एडवांस और लोन बिटवीन 2 ग्रुप एंटिटीज है जिसमें से एक एंटिटी फाइनेंस कंपनी है तो भी नहीं मानेंगे। और डिविडेंड इज पेड सेट ऑफ अगेंस्ट डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। अगर डिविडेंड पेड जो है वो अगर सेट ऑफ कर रहे हैं अपन डीम्ड डिविडेंड के केस में तो फिर उस केस में हम उसको जो वापस डिविडेंड पेड कर रहे हैं उसको डीम्ड डिविडेंड कंसिडर नहीं करेंगे सेट ऑफ वाले पार्ट को, ठीक है सर। यहाँ तक हमको क्या है ना कि ये चीजें समझ में आ चुकी है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो हियर इज एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ 46 एंड सेक्शन 22F, ठीक है। तो 46 है और सेक्शन 222F, ठीक है, जो मैंने आपको है ना कैपिटल गेन के अंदर भी करवा रखा है, कैपिटल गेन के अंदर करवा रखा है। तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे भी वो एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। मतलब एग्जाम्पल चेंज है बट ऑब्वियसली, बट ठीक है वो इतना भी ज़्यादा चेंज नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल अपन ने वहाँ पे कर रखा है तो इजी गोइंग रहेगा। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए लिमिटेड बोट इंटू 2020 बाय मिस्टर बी इज ₹40 पर शेयर, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने 40 रुपये का एक शेयर लिया और 100 शेयर खरीदे है ना। तो 100 शेयर खरीदे तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने 2020 में जो शेयर खरीदे थे तो 4000 रुपये आपकी कॉस्ट हो गई थी, ओके। नंबर ऑफ शेयर बॉट बैट इन नवंबर 2025 बाय ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड के जो शेयर्स है, ए लिमिटेड ने क्या बोल रही है कि मैं शेयर्स वापस लेना चाह रही हूँ, ठीक है। तो शेयर होल्डर से वापस शेयर ले रही है, तो कितने शेयर ले रही है? 20 शेयर ले रही है। और क्या प्राइस में ले रही है? ₹60 में ले रही है। तो 60 रुपीज़ में अगर 20 शेयर्स ले लेगी यानी कि 1200 टोटल कंसिडरेशन मिल जाएगा। तो ये जो 1200 कंसिडरेशन मिलेगा ना तो क्या इससे अपन सामने वाले बंदे की कैपिटल गेन निकालेंगे क्या? तो नहीं, ये जो पैसा मिलता है ना ये हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल होता है। तो इनकम टैक्सेस एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F, ठीक है। तो क्या है 60 शेयर्स पे 60 रुपीज़ पर शेयर है और 20 शेयर्स है अपने पास में, तो 1200 रुपये अपने IFOS के अंदर चार्ज हो जाएंगे, ओके। फिर बात आएगी जो अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, ठीक है। तो अपन देखो 2020 से लेकर 2025 तक, ठीक है, 5 साल तक अपन ने होल्ड कर रखा है, मतलब काफी लंबा टाइम हो गया। तो अपन को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा, क्यों? क्योंकि अपने पास सेल कंसिडरेशन तो कुछ भी नहीं है। सेल कंसिडरेशन तो अपन क्या मानेंगे? वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन करते हैं तो अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकलता है, जिसमें से सेल कंसिडरेशन तो अपन नील मान रहे हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपना कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन 20 शेयर को खरीदने का, तो 20 शेयर को अपन ने 40 रुपये देके खरीदा था एक शेयर को, तो अपन को 800 रुपये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अपना 800 रुपये क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस निकल जाएगा। फिर क्या है कि नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इन दिसंबर 2026 बाय मिस्टर बी, ठीक है, 70 पर शेयर्स, ठीक है। मतलब 70 रुपये में आपने फ्यूचर में जाके 50 शेयर्स बेचे, ठीक है। तो इस बार है ना बायबैक नहीं हुए, इस बार आपने बेचे हैं, ठीक है। एज ए शेयर होल्डर आपने किसी थर्ड पर्सन को या फोर्थ पर्सन को बेच दिए होंगे, मतलब थर्ड पर्सन को बेच दिए, कंपनी को नहीं देके थर्ड पर्सन को बेचे हैं। तो आपने 50 शेयर जब थर्ड पर्सन को बेचे तो ये जो 50 मल्टीप्लाई 70 करेंगे, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 70 कितना? 3500 आ रहा है क्या? 7 5 3500 आएगा, ओके। और इस 3500 में से इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 शेयर्स को खरीदने की क्या कॉस्ट आई थी? तो 50 शेयर्स इंटू 4, 5 4 20, 2000 रुपीज़, ठीक है। तो ये अपन को 3500 में से 2000 माइनस कर देंगे तो अपना 1500 क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन प्रीवियस ईयर 2026-27 सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। तो इस साल जो कैपिटल गेन होगा 26-27 का, वो क्या है ना कि पिछले साल जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ था अपने को,
वो वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अपन इधर सेटअप कर देंगे पहले, तो इस 1500 में से 800 माइनस कर देंगे और जो बाकी का बचा हुआ होगा उस पर अपन टैक्स पे कर देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है, और वही अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चला जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एक सर्कुलेशन दे रखा है रिगार्डिंग टू ट्रेड एडवांस, ठीक है, सर्कुलेशन रिगार्डिंग ट्रेड एडवांस नॉट टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E, ठीक है, 222E मतलब ऊपर भी अपन ने पढ़ा और अब नीचे और पढ़ेंगे अभी अपन। एक सर्कुलेशन आया था उसके ऊपर, ठीक है, तो अच्छा सर्कुलेशन है। सेक्शन 222E क्या बोलता है कि अपन को उस केस में अपन को डिविडेंड कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, तो किस केस में नहीं करना है एक्चुअली, तो देखो एडवांसेस वर मेड बाय कंपनी टू ए सिस्टर कंसर्न, ठीक है, मतलब ऐसा है एक्चुअली में क्या है ना कि अगर मान लो मैं शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, तो आप या तो मुझे मुझे डायरेक्टली लोन दो, या फिर क्या है ना कि मैं आपके यहाँ पे एक अच्छा शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा हूँ, तो आप मेरे किसी रिलेटिव को, ठीक है, मेरे किसी जानने वाले को लोन वगैरह दे दो, तो आप मुझे डायरेक्ट लोन नहीं देके मेरे किसी जानने वाले को लोन दे रहे हो, तो उसको भी तो आप डीम्ड डिविडेंड कंसिडर करोगे ना, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि एडवांसेस, उस केस में क्या होगा, तो अभी अपन ये देख रहे हैं ना, एडवांसेस वर मेड बाय कंपनी टू ए सिस्टर कंसर्न, ठीक है, एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्यूज फॉर जॉब वर्क डन बाय द सिस्टर कंसर्न, it would help that amount advances for business transaction do not fall within the definition of deemed dividend under section 222E। जैसे मान लो मैं एक शेयर होल्डर था, ठीक है, मेरा एक और बिजनेस चल रहा है इधर, ठीक है, तो उस बिजनेस को आपने क्या किया, एक पेमेंट दिया है, एडवांस दिया है, किस किस चीज के लिए दिया है वो एडवांस, तो उस मेरे जो दूसरा वाला बिजनेस था उससे आपको कुछ वर्क करवाना था, तो ठीक है, अगर आपको उससे कुछ वर्क करवाना था और उस वर्क के लिए आपको एडवांस दे रहे हो, तो फिर उस केस में हम डिविडेंड कंसिडर नहीं करते। बट अगर आपने ना खाली ऐसे ही आपने पेमेंट दे रखा है और आप कोई प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं ले रहे हो उस बिजनेस से, ठीक है, तो उस केस में आप मेरा डिविडेंड मान सकते हो उसका, ठीक है, तो मैं मतलब समझ रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर क्या है, देखो एडवांसेस वर मेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर टू इंस्टॉल प्लांट एंड मशीनरी एट शेयर होल्डर प्रीमाइसेस to enable him to do job work for the company so that the company could fulfill an export order. It was held as the assisi provide business expediency. The advances was not covered by section 222E। मतलब बात वापस वही है कि अगर क्या है ना कि मेरे यहाँ से अगर आप कुछ काम करवा के फिर सर्विसेज ले रहे हो, तो फिर अगर सर्विसेज ले रहे हो तो उस केस में आप उसको डीम्ड डिविडेंड कंसिडर नहीं करोगे 222E के हिसाब से। ओके, ठीक है, चलो अब और नीचे आ जाते हैं। तो फिर क्या बोलता है, मतलब ये कि मतलब है ना नॉर्मल ट्रेड एडवांसेस, ठीक है, ये तो ट्रेड एडवांसेस हो गया ना, आप कोई बिजनेस कर रहे थे उसके लिए आप एडवांस दे रहे थे, तो ट्रेड एडवांसेस विच आर इन द नेचर ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, अगर कोई ट्रेड एडवांसेस नेचर ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है तो वुड नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द वर्ड एडवांस, है ना, तो ये जो फॉल नहीं करेगा वो जो वर्ड है ना एडवांस उसके अंदर इन सेक्शन 222E के हिसाब से, एंड देयरफॉर सेम वुड नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, और इसको अपन डीम्ड डिविडेंड कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है सर। फिर क्या होता है, टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम पे टैक्स रेट क्या लगेगी, तो देखो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो भी लगती है ना वही लगेगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। ओके, ठीक है, फिर अपने पास क्या है ना कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, तो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। ओके, वेट, ओके, ठीक है, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। धवल इज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कस्टमाइजिंग किचन इक्विपमेंट, ठीक है, धवल एक बिजनेस के अंदर है और धवल का काम क्या है कि कस्टमाइज किचन इक्विपमेंट प्रोवाइड का मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है, तो वीडियो हो गई है, वो कर्सर हो गया है पॉज, तो वीडियो करनी पड़ेगी वापस से स्टॉप, कर्सर हो गया है चालू, तो वीडियो वापस स्टार्ट करते हैं। धवल इज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कस्टमाइज किचन इक्विपमेंट, ठीक है, धवल एक बिजनेस के अंदर है जो कि मैन्युफैक्चर करता है कस्टमाइज किचन इक्विपमेंट को। ही इज ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, एक ये वापस मतलब ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, एंड हेल्ड नियरली 65% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ आरब प्राइवेट लिमिटेड, ये आरब प्राइवेट लिमिटेड की 65% शेयर कैपिटल को होल्ड करता है। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ धवल इज ऑब्टेन्ड थ्रू आरव प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और जो धवल का जो बिजनेस है ना, धवल का जो बिजनेस है, ठीक है, किचन इक्विपमेंट वाला, ठीक है, तो वो जो अपना बिजनेस जो करता है ना उसका मेजर जो पार्ट है वो आरव प्राइवेट लिमिटेड से उसको मिलता है, ठीक है, मतलब मेजर पोर्शन मेजर बिजनेस उसको आरव प्राइवेट लिमिटेड से मिलता है। फॉर दिस पर्पस आरव प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है,
एक बात ध्यान रखना, ये प्राइवेट लिमिटेड है ना, पब्लिक कंसर्न नहीं है। ओके, पास्ड ऑन द एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम इट्स कस्टमर टू धवल, ठीक है। तो जो आरओ प्राइवेट लिमिटेड है उसको अगर कोई एडवांसेस मिलते हैं तो वो किसको डाइवर्ट कर देता है, धवल को दे देता है, टू एग्जीक्यूट द जॉब वर्क इंटरेस्टेड टू हिम, ठीक है। क्यों? ताकि क्या है ना कि धवल क्या करे, जॉब वर्क करके और वापस आरओ प्राइवेट लिमिटेड को देते तो वो उसके कस्टमर को दे देगा। तो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है, असेसिंग ऑफिसर हेल्ड दैट द एडवांस मनी रिसीव्ड बाय धवल इज इन नेचर ऑफ लोन, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है कि एडवांस मनी जो कि धवल रिसीव कर रहा है वो नेचर ऑफ लोन है उसका, जो कि आरओ प्राइवेट लिमिटेड दे रही है, ठीक है, टू हिम, एंड अकॉर्डिंगली इज डीम्ड डिविडेंड विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ 222E, ठीक है। अगर लोन की बात आ जाती है तो अपने दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि सेक्शन 222E की बात कर दी है, तो सेक्शन 222E तो बोलता है कि अगर आप कोई लोन वगैरह देते हो तो उसको तो हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। द असेसिंग ऑफिसर देयरफॉर मेड द एडिशन बाय ट्रीटिंग एडवांसेस मनी एज डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि मैं तो आपकी डीम्ड डिविडेंड बताऊंगा, ठीक है, और डीम्ड डिविडेंड मान के और इस पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स लगाऊंगा। तो एग्जामिन वेदर द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज टेनेबल इन लॉ, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर का जो एक्शन है क्या वो बराबर है? तो देखो एक्शन बराबर नहीं है, क्योंकि देखो एक तो पहली बात तो क्या है ना कि ये प्राइवेट कंसर्न है। ओके, मैंने आपको ऊपर एक दो चीजें नहीं बताई है तो मैं अभी ऊपर जाके बता दूंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद में, ठीक है। तो देखो है ना, प्राइवेट कंसर्न के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब अपन है ना आंसर पढ़ते हैं एक्चुअली इसका। As per section 222E, in case of company not being a company in which the public are substantially interested, ठीक है, मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो मैक्स करती है, मतलब पेमेंट करती है, मैक्स पेमेंट ऑफ एनी सम बाय वे ऑफ एडवांसेस और लोन, ठीक है। तो वो अगर लोन या एडवांसेस के थ्रू अगर पेमेंट करती है अपने शेयर होल्डर को, होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है, जिसके पास मोर देन 10% ऑफ वोटिंग पावर है, या फिर अप टू मतलब 10% और मोर वोटिंग पावर है ना, मतलब मिनिमम 10% तो हो गई, यानी 10% से कम वोटिंग पावर और शेयर कैपिटल है, 10% से ज्यादा पावर और शेयर कैपिटल है ऑफ द कंपनी, देन द पेमेंट सो मेड शेल बी डीम्ड टू बी डिविडेंड, ठीक है। तो उस केस में हम क्या मान लेते हैं कि आपने जो पेमेंट किया है वो डिविडेंड है, ठीक है। यहाँ पे तो बात ये हुई है कि अगर आप पेमेंट करते हो तो हम उसको डिविडेंड मान लेंगे इन द हैंड्स ऑफ सच शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ विच कंपनी पजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, जितना कंपनी के पास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा था उस हद तक हम आपका डिविडेंड मान लेंगे। लेकिन ठीक है, आगे और लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंट केस धवल इज होल्डिंग 65%, प्रेजेंट केस में देखो धवल 65% होल्ड कर रहा है, मतलब मोर देन 10% है, ठीक है, 10% और मोर है ना, of the paid up capital of RO Private Limited, and RO Private Limited has passed an advance received from its customer to Dhaval for execution of job work interested to Dhaval, ठीक है। तो ये जो धवल को पेमेंट मिला है ये क्यों मिला है? जॉब वर्क करने के लिए, ठीक है। तो अगर धवल अपना किसी बिजनेस का धवल को किसी बिजनेस पर्पस के लिए पेमेंट मिलता है तो ठीक है, धवल काम करके और वापस आरओ प्राइवेट लिमिटेड को दे देगा और आरओ प्राइवेट लिमिटेड अपने कस्टमर को वापस दे देगी, ठीक है। उस केस में ये जो एडवांसेस धवल को डायरेक्टली दे दिया है आरआर प्राइवेट लिमिटेड ने, तो इसको डिविडेंड मानेंगे क्या? तो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने को है ना केस लो के अंदर दे रखा था, देखो ये केस लो अपन ने यहाँ पे देखा था ना अभी, ये सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा था यही कि अगर आपको किसी भी जॉब वर्क के लिए अगर मिलता है तो आप उसको क्या मानोगे, आप उसको है ना डीम्ड डिविडेंड कंसिडर नहीं करोगे। तो सिंस आरओ प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, पहली बात तो ये कि अगर कोई कंपनी पब्लिक जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियली इंटरेस्ट नहीं है तो उसी केस में देखना है अपने को, है ना। तो द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन सेक्शन 222E इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन हैज बीन एग्जामिन्ड, ठीक है। और ठीक है, अपन को केस का नाम तो ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा। इट वाज हेल्ड दैट ट्रेड एडवांसेस, ठीक है, ट्रेड एडवांसेस अपन ने देखे थे, गिवन टू ए शेयर होल्डर विच इज इन द नेचर ऑफ मनी ट्रांजेक्टेड, ठीक है। अगर ट्रेड एडवांसेस है टू गिव इफेक्ट टू ए कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन वुड नॉट अमाउंट टू ए डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। अगर ट्रेड एडवांसेस है तो उसको हम डीम्ड डिविडेंड कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, अंडर सेक्शन 222E। ओके, तो इन द प्रेजेंट केस, ठीक है, प्रेजेंट केस के अंदर क्या हुआ है, the payment is made by Dhaval by RO Private Limited for execution of work in the course of commercial business transaction, ठीक है। तो ये commercial business transaction है and therefore it cannot be treated as deemed dividend under section 222E. Okay, hence the action of assessing officer is not tenable in law.
ठीक है, आपको मतलब ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी कि असेसिंग ऑफिसर का जो एक्शन है वो टेनेबल नहीं है लॉ के नज़र में। ठीक है, मतलब ये क्योंकि क्या आपको फाइनल जजमेंट तो मतलब फाइनल तो बताना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या हो रहा था, और फाइनल कंक्लूजन हमारा ये है कि असेसिंग ऑफिसर सही नहीं बोल रहा है। ठीक है, फिर एक एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब अभी ये ना एक और क्वेश्चन देखने से पहले ना मैं आपको है ना एक्चुअली ऊपर का एक वो दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर क्या है ना फिर सारा होच पोच हो जाएगा, ऊपर नीचे कर दोगे। ठीक है, तो एक्चुअली जब अपन पढ़ रहे थे 222E, अपन ने पढ़ा 222E, तो ठीक है, तो मैंने आपको है ना एक्चुअल में क्या है ना कि ये लाइंस नहीं पढ़वाई, तो ये लाइंस नहीं पढ़वाई ना, तो इसलिए क्या है ना कि आप ऊपर नीचे कर दोगे, तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि वापिस से 222E में बता देता हूँ। 222E के अंदर ये लिखा है कि अगर कोई भी एडवांसेस और लोन अगर आप शेयर होल्डर्स को देते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, और उसको मतलब टैक्सेबल तो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन उसको हम डीम्ड डिविडेंड कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एनी पेमेंट बाय ए कंपनी, ठीक है, इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब अगर ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का कोई सब्सटेंशियली इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, पब्लिक का सब्सटेंशियली इंटरेस्ट नहीं है, और वो कंपनी लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करवाती है अपने शेयर होल्डर को, तो उस केस में हम क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड फॉर एनी सम बाय वे ऑफ एडवांसेस और लोन टू एनी शेयर होल्डर हु इज बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर ओनर होना चाहिए ऑफ 10% और मोर, मतलब 10% या उससे ज्यादा का ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी विल बी डीम्ड टू बी डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो हम उस केस में डिविडेंड मान लेंगे, लेकिन डिविडेंड कितना मानेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, उस कंपनी के अंदर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा होगा उसी हद तक हम उसको डिविडेंड कंसिडर करेंगे, उससे ज्यादा को नहीं करेंगे। इफ द लोन इज नॉट कवर्ड बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इट इज नॉट टू बी डिविडेंड। ठीक है, और अगर लोन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कवर नहीं कर रहा है तो फिर क्या है कि उस केस में उस लोन को हम डिविडेंड मानेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इतना सा ही मुझे आपको बताना था। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वैसे ही देखो इस केस में 10% और मोर बताया है, बट अगर क्या है ना कि अगर ये जो एनी पेमेंट बाय कंपनी नोट एच यू ए फर्म एओपी बीओआई in which shareholder having beneficial owner at least 10% of equity shareholder in which a substantial interest 20% ऑफ शेयर ऑफ इनकम। ठीक है, अगर इनकम का केस देखेंगे तो 20% ऑफ शेयर ऑफ इनकम अपने को देखना है। ओके, ठीक है, तो अब आ जाओ नीचे, अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आधा घंटा होने वाला है ऑलमोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड इज ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है तभी अपने को काम करना पड़ेगा, वरना अगर पब्लिक यहाँ पे सब्सटेंशियली इंटरेस्ट होगी तो 222 अपने को फिर देखना ही नहीं है। फिर क्या है, एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड है ना, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो पब्लिक लिमिटेड नहीं है, और जहाँ पब्लिक लिमिटेड नहीं है वहाँ पे पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होगी भी नहीं। के इज ए शेयर होल्डर। ठीक है, के एक बंदा है जो कि शेयर होल्डर है, होल्डिंग करता है 15% ऑफ द इक्विटी शेयर, अपन ने 10% का क्राइटेरिया दे रखा है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज ऑन 1/10। ठीक है, 1/10 का मतलब 1 अक्टूबर 2025 अमाउंटेड टू ₹10 लाख। ठीक है, मतलब अगर 10 लाख तक कोई पेमेंट दोगे तो ऑब्वियसली वो है ना आपका डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा, मतलब 10 लाख तक का कोई एडवांसेस या लोन अगर आप प्रोवाइड करवाते हो तो हम क्या मान के चलेंगे कि आपने क्या किया है, डिम्ड डिविडेंड दे दिया है। द कंपनी लेंट ₹1 लाख टू के बाय एन अकाउंट पे चेक। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई पेमेंट देते हो, ठीक है, कोई पेमेंट किसी को कैश में करते हो, कैश कैश, ठीक है, क्रॉस चेक या फिर बियर चेक, तो फिर क्या है ना कि अगर इन तीन चीजों से पेमेंट करते हो तो उसको तो हम वैसे भी क्या है ना कि फिर वो पेमेंट ही नहीं मानते हैं। ठीक है, डिस अलाउड कर देते हैं, तो ये है ना ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अकाउंट पे ही चेक लिखा हो तो अकाउंट पे ही चेक में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो क्या है ना कि देखो 10 लाख तक तो अगर आप कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह कुछ भी दोगे तो हम उसको डिविडेंड कंसिडर कर लेंगे। तो इस केस में देखो कंपनी ने क्या किया है, 1 लाख रुपए मिस्टर के को दिए, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू दिए। ठीक है, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, है ना। ओके, वो भी कब दिया है, 1/10/2025 को, यानी कि 1 अक्टूबर 2025 को। द लोन वाज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। लोन बिजनेस ऑफ द कंपनी नहीं है। ठीक है, और के रिपेड द लोन टू द कंपनी बाय अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट ऑन 30 मार्च 2026, और के ने वापस क्या किया है, 30 मार्च 2026 को लोन रिपे कर दिया है। एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द बोरोवल एंड रिपेमेंट ऑफ द लोन बाय के ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 26 एंड 27। ठीक है, तो इस केस में क्या है, द कंपनी द लोन वाज नॉट कनेक्टेड विद द
बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये जो कंपनी ने जो लोन दिया है मिस्टर के को, ये है ना किसी बिजनेस रिलेटेड नहीं दिया है। तो अगर किसी बिजनेस रिलेटेड नहीं दिया है मतलब ये तो फिर क्या हो गया कि एज ए कैपेसिटी ऑफ डिविडेंड ही चला गया होगा, ठीक है। तो ये तो सेक्शन 222 में आ जाएगा। ओके, तो अपन देखते हैं क्या है, मतलब कुछ और तो नहीं दे रखा है। एज पर सेक्शन 222 एनी पेमेंट मेड बाय ए कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड बाय वे ऑफ एडवांसेस और लोन टू ए शेयर होल्डर बीइंग ए पर्सन who is the beneficial owner of the shares holding not less than 10% of the voting powers shall be treated as dividend to the extent of a company possess accumulated profit, ठीक है। कंपनी जब जहां तक accumulated profit को possess करती है इन द इंस्टेंट केस, ठीक है। इंस्टेंट केस के अंदर देखो सारी रामायण लिखी है जो कि अपने को बता रखी थी, तो अपन पढ़ लेते हैं। MNO प्राइवेट लिमिटेड इज ए कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है। द कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2025, ये भी अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। द लोन गिवन बाय कंपनी टू के वाज नॉट इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस का पार्ट नहीं था, ठीक है। तो ये भी अपने को क्वेश्चन का दे रखा है। के होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। देयरफॉर, इस वजह से एज्यूमिंग दैट के हैज अ वोटिंग पावर इक्विवेलेंट टू हिट्स शेयर होल्डिंग सेक्शन 222 कम्स इनटू द प्ले, ठीक है। डीम्ड डिविडेंड ऑफ ₹1 लाख अंडर सेक्शन 222 वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर के एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। इस केस में हम क्या मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस के लिए नहीं मिला है ये, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेस के लिए नहीं मिला है तो फिर ये क्या है ना कि इस पे डीम्ड डिविडेंड मान के आपको टैक्स मारना पड़ेगा। फिर क्या लिखा, अंडर सेक्शन 222E द लाइबिलिटी अराइज द मोमेंट व्हेन द लोन इज बोरोड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। तो लाइबिलिटी कब अराइज हो जाएगी आपकी, लाइबिलिटी तभी अराइज हो जाएगी जब लोन शेयर होल्डर ले लेगा। एंड इट इज इमटेरियल वेदर द लोन इज रिपेड बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और नॉट, ठीक है। तो अगर आपने ना इन फ्यूचर आपने रीपेमेंट भी कर दिया लोन का तो वो इररिलेवेंट है, उस केस में भी आपका डीम्ड डिविडेंड ही माना जाएगा और वो अराइज हो जाएगी जिस दिन आपने लोन लिया था ना, उसी दिन आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर रीपेमेंट ऑफ लोन बाय मिस्टर के ऑन 30 मार्च 2026 विल नॉट अफेक्ट द टैक्सेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ₹1 लाख इज डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। तो डीम्ड डिविडेंड तो हमको मानना ही है। तो इसी के साथ में अपन ने क्या है, डिविडेंड के सारे केसेस देख लिए हैं, ठीक है। सेक्शन 222A से लेकर सेक्शन 222F तक, ओके। और उसमें 222E जो अपना इंपॉर्टेंट था ज़्यादा, उसके अपन ने क्वेश्चंस भी देख लिए और उसी की वजह से अपने को टाइम लग गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टाइम लग गया है, लेकिन ये है कि अभी टाइम लग गया है, बाद में टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर कोई एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो एकदम बिल्कुल धड़ल्ले से लिख देना आप तो, ओके। फिर अपन देखते हैं कोई कैजुअल इनकम है, ठीक है। कैजुअल इनकम सेक्शन 56 सबसेक्शन 2IB क्लोज IB है ना, ठीक है। तो कैजुअल इनकम मीन्स इनकम इन नेचर ऑफ विनिंग ऑफ लॉटरी, ठीक है। मतलब कैजुअल इनकम का मतलब क्या कि अगर आप विनिंग ऑफ लॉटरी कर रहे हो, क्रॉस वर्ड पजल से कोई पैसा आ रहा है, रेसेस से आ रहा है, इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, ठीक है। मतलब आप रेस रेस होती है ना, ठीक है, रेस भागने वाली, तो ठीक है, अगर रेस रेस में आप पैसे लगा रहे थे तो आपने उधर से कोई पैसा आ रहा है, तो रेस के अंदर हम हॉर्स रेस को भी काउंट कर रहे हैं, ओके। कोई कार्ड गेम्स है, पत्ते पत्ते खेलते हो आप, ताश के पत्ते, एंड अदर गेम्स इन एनी सॉर्ट, ठीक है। मतलब कोई कोई भी दूसरा गेम, कुछ भी, चाहे गैम्बलिंग, मतलब इन अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, और फिर वो गैम्बलिंग और बैटिंग नेचर्स का है, ठीक है। गैम्बलिंग या फिर बैटिंग नेचर का मतलब आप शर्त वगैरह लगाते हो उस पर, तो सच विनिंग, ठीक है। तो जो भी आप वो जो विन करते हो ना पैसा, आर चार्जेबल टू टैक्स एट ए फ्लैट रेट ऑफ 30%, ठीक है। तो जो भी आप विनिंग करते हो ना वो फ्लैट रेट से चार्जेबल होता है, 30% की टैक्स रेट लगती है उसमें, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो वो जो भी पैसा आपको मिला है उस पर आप 30% टैक्स रेट लगाओ और उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मान लो कि कोई एक बंदा है जो कि दिन रात है ना गया वो, ठीक है, सट्टे में ही पैसा लगाता है, ठीक है। सट्टे यानी क्या है ना कि रेस वगैरह में पैसे लगाता ही रहता है, ठीक है। शर्त लगाता रहता है और पैसे जीतता रहता है, हारता रहता है, ऐसा ही चलता रहता है। तो क्या वो उसको अपना बिजनेस बोल देगा क्या? तो नहीं, उसको है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 30% के हिसाब से टैक्स देना है हमेशा, ओके। फिर क्या है देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन, ठीक है। मतलब क्या है ना कि अगर आपको कोई कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन मिलता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंटरेस्ट मिलता है, डीम्ड टू बी इनकम इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट एंड टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो देखो अब है ना बात आ जाएगी सर कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन का मतलब क्या। तो देखो अपन है ना, आप पहले पढ़ के आए हैं, तो कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कोई जमीन वगैरह है ना, सरकार कंपलसरीली ले लेती है। तो जब भी कंपलसरीली ले लेती है, ठीक है, कैपिटल गेन के अंदर अपन ने पढ़ा था,
तो कंपलसरी एक्विजिशन होता है, तो उस केस में क्या होता है, आपको है ना इनहेंस कंपनसेशन या फिर कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, तो कभी हो सकता है ना आपको कंपनसेशन मिलने में थोड़ा टाइम लग जाए या फिर इनहेंस कंपनसेशन मिलने में टाइम लग जाए। ठीक है, तो मान लो आपको 5-7 7 साल 5-6 साल लग गए, तो उस केस में क्या होगा, वो 5-6 साल की वजह से है ना, अब ये है कि अगर आपको 5 साल पहले मिल जाते तो आप उसको बैंक वगैरह में डाल के ना इंटरेस्ट कमा लेते। तो इंटरेस्ट नहीं कमा के अब क्या होगा कि फ्यूचर में जब 5 साल बाद आपको गवर्नमेंट जब पेमेंट देगी, तो गवर्नमेंट अब आपको इंटरेस्ट भी साथ में देगी। तो जो कंपनसेशन दिया तो वो तो आपका क्या होगा, कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है, टैक्सेबल होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा, वो अपन ने कैपिटल गेन के अंदर देखा था। ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट आपको मिला है, अब उस इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, तो वो जो उस कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट मिला है ना, तो वो इंटरेस्ट आपका है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही चार्जेबल होगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चीज तो मैंने आपको समझा दी, अब नीचे देखते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये कुछ पढ़ने लायक ये रह गया। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और ऑन इनहेंस कंपनसेशन रेफर्ड इन सेक्शन 145(b)(1). ठीक है, शेल बी असेस्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव। ठीक है, जिस ईयर में ये इंटरेस्ट और इनहेंस कंपनसेशन रिसीव हो जाएगा ना, तभी अपन चार्ज करेंगे। ठीक है, सेक्शन 56(2)(8) के हिसाब से। फिर क्या होता है, एडवांस forfeited due to failure or negotiation of transfer of capital asset to be taxable as income from other sources। ठीक है, सेक्शन 56(2) ठीक है 9 है ना, सेक्शन 56(2)(9)। तो प्रायर में क्या करते थे अपन, ठीक है, मतलब देखो 2015-16 से पहले अपन क्या करते थे, असेसमेंट ईयर 2015-16 से पहले अपन क्या करते थे कि अगर अपन कोई भी फॉरफिटेड करते किसी अमाउंट को, जैसे मान लो कोई जमीन थी, ठीक है, उस जमीन का मेरे को सौदा करना था, तो मैं जमीन का सौदा कर रहा था, तो मैंने क्या सौदा कर लिया था, अगर 10 लाख की जमीन थी, मैंने बोल सामने वाले ने मेरे को 60,000 रुपये सामने वाले ने मुझे 10% 1 लाख रुपये दे दिए थे और बोला कि 9 लाख रुपए आगे जाके दे दूंगा। ठीक है, तो आगे जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया। ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, आप मेरा 1 लाख रुपए दे दो। तो मैंने बोला भाग यहाँ से, कौन सा 1 लाख रुपए दूंगा तेरे को वापस, पागल हो रहा है कि तेरे चक्कर में तो मेरा 15 लाख का क्लाइंट चला गया। ठीक है, तो मैंने तेरे पहले ही बोल दिया था कि मैं तेरे को 10 लाख में दूंगा, इसलिए मैं क्या 15 लाख में बेच ही नहीं पाया, तेरे चक्कर में तो मेरा नुकसान हो गया उल्टा। तो उस वजह से क्या मैंने 1 लाख फॉरफिट कर दिया। तो अब ये काम मैंने किया था 2012 के अंदर। ठीक है, मतलब 2012 के अंदर मैंने किया था, और फिर 2013 के अंदर में जब सोल्व करने वाला था जमीन को, तो क्या है ना कि मैंने जमीन तो खरीदी 2000 के अंदर। ठीक है, और 2013 के अंदर जब मैं सोल्ड करने वाला था, तो मैंने सामने वाले कस्टमर से बोल दिया कि 18 लाख की जमीन है। अब 18 लाख की जमीन है, और मैंने जब खरीदी थी तब ये जमीन थी 4 लाख की। ठीक है, तो आज 4 लाख की जमीन जब मैं 18 लाख में बेचने जाऊंगा, ठीक है, तो 18 - 4 करूंगा तो मेरा कैपिटल गेन आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपने सॉरी इनकम टैक्स ये बोलता है कि अगर आपने असेसमेंट ईयर 25-26 से पहले अगर आपका था, तो आप क्या करो कि आपने जो अमाउंट फॉरफिटेड किया था, उस अमाउंट फॉरफिटेड को आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर लो। मतलब आपने 4 लाख में खरीदी थी ना, तो 4 लाख में से 1 लाख और माइनस कर लो, 3 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिखाओ, तो 18 लाख में से 3 लाख माइनस कर दो, और जो भी आंसर आ रहा है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल देना। ठीक है सर, यहाँ तक हमको सब समझ में आ गया है। तो देखो ऊपर यही चीज लिखी है कि एनी एडवांसेस retained or received in respect of negotiation for transfer which failed to materialize is reduced from cost of acquisition। ठीक है, मतलब अगर आप कोई अमाउंट को रिटेंड करते हो, ठीक है, या कोई रिसीव करते हो, और फिर क्या नेगोशिएशन आगे जाके फेल हो जाती है, तो आप अगर अमाउंट को अपने पास में होल्ड कर लेते हो, ठीक है, फॉरफिट कर लेते हो, तो वो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या है ना कि मतलब फॉरफिट का मतलब होता है जब्त। अगर अमाउंट आप जब्त कर लेते हो, तो वो आप क्या करना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देना ऑफ द असेट or the written down value or the fair market value of the asset at the time of its transfer to compute capital gain arising transfer as per section 55। सेक्शन 51 के हिसाब से है ना, मतलब सेक्शन 51 अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, अपन कैपिटल गेन पढ़ लिया इस वजह से। इन केस ऑफ असेट ट्रांसफर्ड इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड बी ऑन द कॉस्ट सो रिड्यूस। ठीक है, तो अगर आप मान लो अब आप इंडेक्सेशन के हिसाब से करना चाह रहे थे कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन वाली लेना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, पहले फॉरफिटेड वाला अमाउंट माइनस कर दो, और फिर जो बचा हुआ अमाउंट है उसको इंडेक्सेशन करके लेके आ जाओ आज की डेट पे, जिस टाइम पे आप सोल्ड कर रहे थे। ठीक है, तो ये रामायण लिखी थी 2015-16 से पहले के लिए। फिर क्या है, 15-16 आया, 15-16 के बाद में क्या है ना कि अपन ने फिर क्या है ना कि इतनी रामायण करवाई नहीं, अपन ने क्या है ना कि उनको सिंपल सिंपल बोल दिया। ठीक है, कि 2015-16 से के बाद की बात करते हैं। ठीक है, तो अपन रिसेंटली बात कर लेते हैं कि 2024 के अंदर मेरी कोई ज़मीन थी, मैंने सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो वही 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मैंने ले लिए थे। सामने वाला बंदा, ठीक है, भूखा नंगा निकला, 1 लाख रुपए दे दिया, बाकी के पैसे दे नहीं पाया, तो भूखे नंगे को मैंने बोल दिया भग जाए यहाँ से। ठीक है, पैसे 1 लाख रुपए जब्त कर लिए।
क्यों? क्योंकि मेरा क्या है, कोई दूसरा क्लाइंट आ रहा था, उसकी वजह से छोड़ना पड़ा मेरे को। दैट्स वाई मैंने 1 लाख रुपीज जब्त कर लिए। अब 2025 के अंदर या फिर 2026, ठीक है, आज के दिन अगर मैं बोलूँ, आज के दिन में वो जमीन बेच रहा हूँ 15 लाख रुपए में, ठीक है, तो 15 लाख रुपए में वो जमीन बेच रहा हूँ। और मान लो मैंने वो जमीन मैंने 2010 के अंदर खरीदी थी, तो 2000 जब मैंने 10 में खरीदी थी तो मैंने 5 लाख रुपए में खरीदी थी जमीन। तो अब क्या है कि मैं जब आज उसको बेच रहा हूँ जमीन को, तो है ना, आज जब मैं जमीन को बेच रहा हूँ तो उस केस में मेरी सेल कंसिडरेशन तो 15 लाख हो जाएगी। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लूँ? क्या मैं 5 लाख में से 1 लाख माइनस करके 4 लाख ले क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? तो 2015-16 के बाद में उन्होंने बोल दिया था कि आप जो अमाउंट फॉरफिटेड करते हो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस मत करना। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस नहीं करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? तो बोले कि जितनी आपकी लगी थी वही ले लेना। तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी क्या लगी थी 2010 के अंदर? 5 लाख रुपए। तो उस 15 लाख में से 5 लाख माइनस कर दूंगा और जो बचा हुआ 10 लाख है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा मुझे, ठीक है, मतलब काफी लंबे टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ इस वजह से, तो मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो उस 10 लाख में मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे दूंगा। तो फिर बात आएगी, सर ये जो अमाउंट आपने फॉरफिटेड किया था ये 1 लाख रुपीज, इसका क्या होगा? तो देखो ये है ना, ये मैंने 2024 के अंदर फॉरफिट किया है ना, तो मैंने 2024 के अंदर ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। और 2024 में फिर असेसमेंट ईयर जो 25-26 आएगा उसके अंदर अपन को टैक्स देना पड़ जाएगा इस फॉरफिटेड अमाउंट पे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सेक्शन 56(2)(9) provide that the taxability of any sum money received as an advance or otherwise in course of negotiation for transfer of capital asset, ठीक है, मतलब किसी कैपिटल असेट के लिए ही देखना हो, ऐसा नहीं कि फिर आप सीधे देखने लग जाओ। Such sum shall be chargeable to income tax under the head income from other sources. Okay, if such sum is forfeited and the negotiation do not result the transfer of such capital asset. Okay, ठीक है, हम समझ गए, ठीक है। in order to avoid the double taxations of the advance received and returned, section 51 was amended to provide that where any sum of money received as an advance or otherwise in course of negotiation for transfer of capital assets has been included in the total income of assessee for any previous year in accordance with the 56(2)(9), such amount shall not be deducted from cost for which assets were acquired and written down value। मतलब वही कि अगर आपने किसी साल में आपने फॉरफिट किया है तो उस साल में हम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनाएंगे। और डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए फिर आपको क्या बोलेंगे कि आप इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस मत करना आप आगे, ठीक है। तो मतलब आपको तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आप कभी भी अगर आप अमाउंट फॉरफिटेड करते हो तो जिस साल आपने फॉरफिट किया उसी साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर क्या है ना कि फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल असेट, ठीक है, कैपिटल असेट के लिए जब आप उसको बेचोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे तो उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो कॉस्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन ले लेना, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बराबर जितनी आपकी ओरिजिनल में थी वो वही ले लेना और चलने देना, एकदम बराबर निकाल देना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स ट्रीटमेंट ऑन एडवांस मनी। एडवांस मनी के केस में क्या होगा, अगर रिसीव्ड और फॉरफिटेड, मतलब मिला है और आपने फॉरफिट किया है कब? बिफोर 1/4/2014, मतलब बिफोर 1 अप्रैल 2014। तो क्या है, जो एडवांस फॉरफिटेड किया है वो डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको डिडक्ट करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, ठीक है। और रिसीव्ड फॉरफिटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2014, अगर 1 अप्रैल 2014 के बाद का है तो फिर कुछ नहीं समझना है आपको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लेना इन द ईयर ऑफ फॉरफिचर ऑफ एडवांसेस। जिस साल आप उसको फॉरफिचर कर रहे हो उसको उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं एनी सम ऑफ मनी, एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है। या तो आपको विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है या फिर इनएडुकेट कंसिडरेशन मिल रहा है, टू बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है, ठीक है। मतलब एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब या तो आपको कोई पैसा मिल रहा है 56(2)(10) के हिसाब से, या फिर क्या कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, या तो आपको फ्री में मिल रही है या फिर क्या है ना कि कम पैसों में मिल रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या, तो अगर सम ऑफ मनी कितना है, इफ सम ऑफ मनी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन and the aggregate value of which exceed ₹50,000, the whole of the aggregate value of such sum is चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। मतलब अगर 50,000 तक मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 50,000 से रुपये 50,000 से ऊपर एक भी रुपया मिला है तो फिर पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, ठीक है। तो सर इसका एग्जांपल बताओ कि मान लो अगर आपको 49,000 रुपीज मिलते हैं तो क्या वो एग्जाम्प्ट है? तो ऑब्वियसली एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर आपको 49,500 रुपीज मिलते हैं, पूरा एग्जाम्प्ट है, कोई पेमेंट नहीं लगेगा। सर आपको 50,000 रुपीज मिलते हैं तो 50,000 रुपीज मिलते हैं तो क्या होगा, तो आपको एग्जाम्प्ट है, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर अगर मान लो आपको 50,500 रुपीज मिलते हैं
तो अब 50,500 रुपीज जैसे 50,000 से बियॉन्ड चले गए ना, तो उस केस में पूरा 50,500 रुपये आपका टैक्सेबल है, ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट। ओके ठीक है सर, हम तक समझ गए, तो सम ऑफ मनी तो हमको समझ में आ गया। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो जब अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग या फिर दोनों। इफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड, ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे रिसीव्ड हो रही है? अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन रिसीव्ड हो रही है, तो विदाउट कंसिडरेशन रिसीव्ड हो रही है तो उस केस में देखो, द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी वुड बी टैक्सेड एज इनकम, ठीक है। तो जो भी उस प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, उसको हम टैक्स मारेंगे इफ इट एक्सीड ₹50,000। मतलब मान लो कि आपको जमीन का टुकड़ा मिला था, तो वो टुकड़ा है ना कितने का मिला आपको? 10 लाख का टुकड़ा मिल गया, जमीन का टुकड़ा, ठीक है, और वो आपको फ्री में दे दिया किसी ने। जैसे मान लो मेरा मेरा कोई दोस्त है, मेरा एक दोस्त है गौरव, और गौरव ने मेरे को बोल दिया कि दीपक ठीक है 5 लाख की जमीन तू रख ले, तेरे काम में आएगी, मेरे तो कुछ काम में नहीं आ रही है, ठीक है। तो उस केस में वो जो 5 लाख रुपए की जमीन है, ठीक है, मान लो उसकी एसडीवी भी 5 लाख रुपए ने अगर मेरे को फ्री में मिल गई है, अगर मेरे को फ्री में मिल गई है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी मेरे हाथों में। नहीं, किसके हाथों में होगी ये नहीं बता रहा हूं, अभी पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, इतना बता रहा हूँ। क्यों ये टैक्सेबल क्यों हो गया? क्योंकि ये ना 50,000 रुपए से ज्यादा का था, इस वजह से। अच्छा मान लो कि मेरा एक और दोस्त है अविनाश, अविनाश ने मेरे को बोला कि दीपक यार एक ना खा एक तो बिल्कुल गड्ढे में एक जमीन है, वो तो छोटी सी जमीन है, ठीक है, तो एक काम कर तू उसको रख ले, क्योंकि यार मेरे तो कुछ काम भी नहीं आ रही है, और मैं उसका क्या ही करूँ, बिक भी नहीं रही है, ठीक है। तो उस जमीन की जो वैल्यू दिखती है, देखी हमने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपये। अगर 40,000 रुपये वैल्यू है तो ठीक है, उस केस में आपको कुछ नहीं देखना। अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है, ठीक है, तो भी वो क्या है ना, टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। ओके। फिर आ जाते हैं फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब मान लो कि कंसिडरेशन तो है लेकिन इनएडुकेट है, मतलब ये कि पैसे तो दिए अपन ने सामने वालों को, लेकिन क्या है ना, आधे अधूरे दिए, पूरे नहीं दिए। तो आधे अधूरे पैसे के केस में क्या होगा? इफ कंसिडरेशन इज लेस देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, मतलब मैंने क्या कि पेमेंट तो दिया है लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के बराबर नहीं दिया है प्रॉपर्टी के, तो द डिफरेंस बिटवीन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज मोर देन और हायर हो, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा? जो कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और मैंने जो कंसिडरेशन दिया है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है, या फिर 50,000 रुपए से ज्यादा है एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। एक तो क्या है ना कि अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, एंड साथ में 10% ऑफ कंसिडरेशन भी होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं, तो उस केस में क्या होगा कि द डिफरेंस बिटवीन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ असेसी एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो देखो इन सारे केसेस में अभी मैं बताता हूँ कि आप इनकम किसकी मानी जाएगी, तो सामने जिसको मिल रहा है ना उसी की तो इनकम मानी जाएगी, और उसी पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लगा देंगे। ओके ठीक है। ठीक है, तो इट मे बी नोटेड दैट द अबव लिमिट शेल बी कंसिडर्ड फॉर ईच प्रॉपर्टी सेपरेटली, ठीक है। तो ये जो इनएडुकेट कंसिडरेशन वाला केस है, ठीक है, या फिर ये जो विदाउट कंसिडरेशन वाला केस है, इस केस में इन्होंने बोला है कि अपन को ईच प्रॉपर्टी को सेपरेटली कंसिडर करना है और सबकी सेपरेट सेपरेट लिमिट निकालनी है ना। मतलब ये इस वाले केस के लिए, सॉरी बी वाले केस के लिए, बी वाले केस के लिए ये बोल रहे हैं कि आपको सेपरेट सेपरेट लिमिट निकालनी है, ऐसा नहीं कि सबकी एक साथ निकाल दो। ठीक है, फिर एक देखो, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर वेयर डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर वेयर डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मतलब मान लो कि डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग हो गया, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग हो गई, तो उस केस में एसडीवी कब की ले? उस केस में एसडीवी कब की ले? तो देखो सिंपल सा रूल होता है कि अगर आपने एग्रीमेंट तक कोई पेमेंट दे दिया है, ठीक है, और एग्रीमेंट तक पेमेंट दिया है, वो क्या है ना, प्रिस्क्राइब मोड से दिया है, ठीक है, जो भी ऑथोराइज है, ठीक है, मतलब कैश में नहीं होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए, क्रॉस चेक नहीं होना चाहिए, और बियर चेक नहीं होना चाहिए। इन तीनों को छोड़ के अगर आप किसी मोड में पेमेंट देते हो एग्रीमेंट के दिन पे, और अगर आपने एग्रीमेंट के दिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पेमेंट दे दिया, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पेमेंट देते हो तो फिर हम एसडीवी डेट ऑफ एग्रीमेंट की देखेंगे। मगर मान लो आपने पेमेंट दिया ही नहीं था एग्रीमेंट के दिन, ठीक है, और एग्रीमेंट पहले कर लिया और रजिस्ट्रेशन बाद में हो रहा है, तो फिर हम एसडीवी रजिस्ट्रेशन की देंगे। ओके ठीक है सर, हम समझ गए। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, अपन को एसडीवी कब की लेनी है, ये अपन ने है ना कैपिटल गेन के अंदर अच्छे से देखा हुआ है। ओके, फिर अपन बात कर लेते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इतना तो हम भी समझते हैं कि अगर प्रॉपर्टी मूवेबल बोल रहे हो तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से अलग ही होगी।
ऑब्वियसली। ठीक है, तो अपन इफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड, ठीक है, अगर अपन को मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड होती है और वो भी विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब मान लो आपको एक कार ही फ्री में मिल गई, ठीक है, तो अगर एक कार फ्री में मिल गई है तो क्या होगा, जो भी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी, ठीक है। अच्छा, एग्रीगेट क्यों बोला, क्योंकि मान लो कि आपको एक से ज्यादा कार भी तो मिल सकती है, कि आपका एक दोस्त एक कार दे रहा है, दूसरा को दूसरी कार दे रहा है, ठीक है, तो सबकी अपन को मिला मिलो के लेनी है, मतलब सबकी एक साथ फिर लेनी है, एक साथ करके। तो इफ एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट वुड बी टैक्सेबल एज इनकम ऑन रिसिप्ट इफ इट इज एक्सीड 50,000, एक्सीड रुपीज 50,000, ठीक है। तो विदाउट कंसिडरेशन अगर आपको मिल रही है तो अपन को एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है मूवेबल प्रॉपर्टी की, और अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा जाती है तो फिर अपने क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब मान लेते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, कोई मिलने वाला दोस्त था अपना, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने क्या किया कि आपको कार तो दी, ओके, कार तो दी है, ठीक है, 10 लाख रुपए की कार दी है, आपको दी है, ठीक है, तो आप उसके मिलने वाले हो इसलिए आपको 5 लाख में ही दे दी, और अगर फेयर मार्केट वैल्यू अगर लेने जा रहे हो तो आपको 8 लाख रुपए में मिलेगी, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड सच कंसिडरेशन अगर एक्सिड करता है 50,000 रुपए को, तो ठीक है, एक्सिड कर रहा है ना फेयर मार्केट वैल्यू और सेल सच कंसिडरेशन, ठीक है, मेरे को 5 लाख में मिली है, मार्केट में 8 लाख में मिलती है, ठीक है, तो 8 लाख में से अगर 5 लाख माइनस भी कर दो तो 3 लाख का डिफरेंस आता है, जो कि एक्सीड करता है 50,000 को, तो सच डिफरेंस वुड बी टैक्स्ड एज द इनकम ऑफ द रिसिपिएंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, ठीक है, जो जिसको मतलब मेरे को मिल रही है ना कार, तो फिर क्या वो मेरी इनकम मानी जाएगी। ओके, फिर क्या होता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10), ठीक है। तो देखो, एक तो 56(2)(10) अपना इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन 222E अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब वहाँ उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखो, एक तो क्या है ना कि मतलब इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इनके क्वेश्चंस भी हैं, तो इनके क्वेश्चंस होते हैं तो उनके चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहते हैं, ठीक है। तो फिर अभी अपन देख लेते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10) की। तो क्या बोलता है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2)(10) वुड बी अप्लाई ओनली टू स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी विच इन द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, ऑफ द रिसिपिएंट, ठीक है, मतलब नेचर ऑफ द कैपिटल एसेट्स ऑफ द रिसिपिएंट होना चाहिए, एंड नॉट स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, मतलब स्टॉक इन ट्रेड पे नहीं लग रहा है, सिर्फ कैपिटल एसेट होगी तभी ये 56(2)(10) लगेगा। रॉ मटेरियल कंज्यूमर स्टोर्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ द रिसिप्ट, ठीक है, ये सारे स्टॉक इन ट्रेड होते हैं, देयरफॉर ओनली transfer of specified capital asset without consideration or inadequate consideration would attract the provision of section 56(2)(10). 56(2)(10) के प्रोविजन तभी लगेंगे जब क्या आपकी क्या है, कैपिटल असेट है, ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है तो कोई मतलब ही नहीं है, ओके। और मनी के केस में देखो है ना, यहाँ पे अब लास्ट में क्रक्स दे रखा है, अगर मनी का केस हो तो अपन चेक कर लेते कि 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर मनी मिला है तो अपन क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल कर देंगे। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अपन क्या देखते हैं, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अगर एक्सीड करती है 50,000 को, और अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन है तो अपन क्या देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू एंड सेल कंसिडरेशन इफ एक्सीड 50,000, ठीक है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू और जो सेल कंसिडरेशन है उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 50,000 से ज़्यादा का है तो फिर क्या हो, टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में क्या देखते हैं, तो अगर विदाउट कंसिडरेशन है, तो अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो फिर अपन क्या करते हैं, उसको अपन ठीक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना देते हैं सामने जिसको मिल रही है। अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन है, इनएडुकेट कंसिडरेशन के केस में अपन क्या देखेंगे, एक तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और जो भी आपने कंसिडरेशन दिया उन दोनों के बीच की जो वैल्यू है, उन दोनों के बीच की जो वैल्यू है क्या वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, एंड साथ में क्या वो 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज़्यादा है। अगर ये दोनों फुलफिल होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो भी डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर क्या होता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10), ठीक है, कहाँ पे 56(2)(10) नहीं लगेगा या फिर किस वजह से नहीं लगेगा, ठीक है। तो 56(2)(10) में क्या कवर नहीं होगा, एक तो फ्रॉम एनी रिलेटिव, अगर किसी रिलेटिव से आपको कुछ भी मिलता है तो 56(2)(10) में कवर नहीं होता है। ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, अगर आपकी शादी पे अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपके क्या है ना 56(2)(10) के अंदर कवर नहीं होगा, ठीक है, और अगर 56(2)(10) में कवर नहीं होगा मतलब आप पे टैक्स नहीं लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ओके। तो फिर यहाँ पे देखो ओकेशन ऑफ मैरिज लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या है ना कि क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको बोलता है मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है, तो इंसान के दुख में सिर्फ एक ही बार भागीदार बनो, ठीक है, उसकी मैरिज के टाइम पे। अब तुम क्या है ना हर साल दुखड़ा रहोगे कि मैरिज एनिवर्सरी कर करके, तो हर साल दुखड़े में हम आपके भागीदार नहीं बनेंगे, तो इनकम टैक्स भी बोलता है कि आपके दुख में सिर्फ हम एक ही बार सहयोगी बनेंगे कि जब आपकी शादी हो रही है, तो आपको जो दुख हुआ है ना वो शादी वाला एकदम बिल्कुल भयंकर वाला,
ठीक है। तो मतलब देखो अब कि आपकी शादी में सिर्फ हम एक ही बार आपके भागीदार आपके दुख में सिर्फ हम एक ही बार आएंगे। ठीक है। तो मतलब जब आपकी शादी हो रही है तब हम आपको फुल रिलीफ दे देते हैं। ठीक है। तो आपकी शादी में आपको कितना भी पैसा आया उस पर कोई टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी शादी के बाद आप हर साल दुखड़ा रहोगे, हर साल आप बोलोगे कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी करके दुखड़ा रहोगे, तो हम उसमें फिर आपके भागीदारी नहीं बनेंगे, आपको टैक्स मार देंगे। तो मैरिज के टाइम पे एग्जाम्प्ट है। अगर मैरिज के बाद में आप किसी भी नाम से कुछ भी करते हो, आपकी शादी की सालगिरह हो, भले कुछ भी हो, उसमें हम आपको टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। तो क्या है ना कि 56 to 10 मैरिज वाले पे नहीं लगता है, लेकिन मैरिज के बाद में अगर आपकी सालगिरह है तो लग जाएगा। अंडर ए विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। मतलब वही कि अगर आपको जायदाद मिली है, ठीक है, पुश्तैनी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन कंtemplation ऑफ डेथ ऑफ अ पेयर और डोनर। ठीक है। मतलब आपको डेथ पे अगर कोई पेमेंट वगैरह मिला है तो ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी से मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम एनी फंड और फाउंडेशन, फ्रॉम एनी फंड और मतलब कोई फंड, मतलब किसी वो उसका बोलते हैं ना फंड, फाउंडेशन वगैरह, वो वाला फंड है ना। फ्रॉम एनी फंड और फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, वहां से अगर कुछ मिला है तो 56 to 10 में कवर नहीं होगा। 56 to 10 में कवर नहीं होगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं लगेगा। फ्रॉम और बाय, ठीक है, या तो उससे मिले, ठीक है, फ्रॉम 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 एनी ट्रस्ट और बाय एनी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर अंडर सेक्शन 2LA 2LAA और 2LAB। ठीक है। इनसे अगर कुछ मिले तो भी टैक्सेबल नहीं होगा 56 to 10 के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आ जाओ क्या है, बाय एनी फंड और ट्रस्ट। ठीक है। मतलब किसी फंड और ट्रस्ट से मिले और एनी इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, एजुकेशनल कैपेसिटी और मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो वहाँ पे 56 to 10 नहीं लगेगा। बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ठीक है। मतलब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो कि ट्रांसफर ही नहीं है, तो उसमें भी अगर आपको कुछ मिला है तो आपका क्या है, एग्जाम्प्ट है 56 to 10 के हिसाब से। मतलब 56 to 10 में कवर नहीं होगा। फ्रॉम एनी इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड और स्टेब्लिश सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव टू इंडिविजुअल। ठीक है। मतलब आप कोई ट्रस्ट बना के अपने रिलेटिव को बेनिफिट पहुंचा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 56 to 10 में कवर नहीं हो। ओके। कोविड-19 वाले केसेस थे, लेकिन कोविड-19 चला गया है, वो तो 2019 में ही चला गया था, 2020-21 में, तो अब अपन को पढ़ के कोई मतलब नहीं है। बाय ए मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ ए डिजीज पर्सन। ठीक है। मतलब क्या है ना कि जो फैमिली मेंबर है किसी डिजीज पर्सन के, अगर उनको कोई सम मिल रहा है तो फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द डिजीज पर्सन विदाउट एनी लिमिट। अगर आपका जो कोई बंदा मर गया था, ठीक है, उसकी फैमिली वालों को कोई पेमेंट मिल रहा है तो उसको टैक्स लगाओगे क्या? तो मतलब ठीक है ना यार, इतने तो बुरे नहीं है इनकम टैक्स वाले कि उस पर टैक्स लगाए, तो नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो पर उन्होंने लिमिट दे रखी है कि ठीक है इस हद तक हम नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला है, अगर ये कहीं पे एम्प्लॉय था और इसका एम्प्लॉयर कोई भी पैसा दे रहा है, ठीक है, इसके मरने पे, तो एम्प्लॉयर अगर कोई पैसा दे रहा है तो पूरा का पूरा विदाउट एनी लिमिट एग्जम्प्ट है। ठीक है। बट अगर कोई दूसरा बंदा फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन टू द एक्सटेंट दैट सच सम एग्रीगेट ऑफ सच सम्स रुपीज लेस देन और इक्वल टू 10 लाख है तो हम एग्जाम मान लेंगे। मतलब ये कि मान लो कोई अच्छा बंदा था, मर गया, ठीक है, तो लोगों ने सबने मिलकर बोला कि यार सहानुभूति जताते हुए कि हम इस बंदे की फैमिली वाले को पैसा देना चाह रहे हैं। तो एक लार्ज पब्लिक आई और सबने थोड़ा 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 चंदा इकट्ठा करके दे दिया। ठीक है। चंदा इकट्ठा करके दे दिया। ठीक है। चंदा इकट्ठा करके दे दिया तो उस केस में क्या होगा कि अगर चंदा इकट्ठा करके दे दिया तो हम चेक करेंगे कि या क्या ये सम लेस देन और इक्वल टू 10 लाख है क्या। तो मान लो कि सारा चंदा इकट्ठा मिला मिलो के 7 लाख रुपए हो गया, तो 7 लाख रुपए तो 7 लाख पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, 10 लाख तक हम वैसे भी टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है। अच्छा मान लो कि सारा चंदा इकट्ठा किया और ये जो मर गया था इसकी फैमिली वालों को 10 लाख रुपए मिल गए, तो 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए भी एग्जाम्प्ट है, 10 लाख पे भी कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। अच्छा मान लो कि ये ठीक है, ये चंदा इकट्ठा हुआ, जैसे इकट्ठा हुआ और 11 लाख रुपए, अब तो अब 11 लाख पे टैक्स लगेगा। ओके। ठीक है। फिर क्या है ना कि इधर देखो कंडीशन दे रखी थी, पर वो कोविड-19 के केस में दे रखी है, अपने केस में नहीं दे रखी है। ओके। ओके। ठीक है। और आगे आ जाओ। ठीक है। ठीक है। कैपिटल एसेट। ठीक है। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या होती है? तो कैपिटल एसेट वैसे तो अपन कैपिटल गेन में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी इधर देख लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी बिंग लैंड और बिल्डिंग और बहुत। ठीक है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग और या फिर बहुत शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, ठीक है,
ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है और एनी वर्क ऑफ आर्ट है या फिर बुलियन है या इट ऑल्सो इंक्लूड वर्चुअल डिजिटल असेट। ठीक है, अगर वीडीए भी है तो उसको भी हम कैपिटल असेट मान लेंगे। ओके, फिर रिलेटिव के केस में क्या होता है, तो देखो है ना, रिलेटिव की डेफिनेशन में यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर बार बार मैं समझाऊंगा नहीं। ठीक है, और मैं यहाँ पे अच्छे से इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन में क्या है ना कि अगर रिलेटिव की डेफिनेशन नहीं पता होगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उस इंडिविजुअल के लिए क्या होगा, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, उसकी जो स्पाउस है, अगर कोई मेल है तो उसके लिए उसकी वाइफ और कोई फीमेल है तो उसके लिए उसका हस्बैंड। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, आपस में रिलेटिव हो जाएंगे। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब मान लो कि अगर अब है ना अपन मेल के हिसाब से बात करते हैं तो मेल के लिए उसकी जो फीमेल पार्टनर है, मतलब उसकी जो वाइफ है वो तो रिलेटिव हो जाएगी। अच्छा, इस मेल के जो भी ब्रदर और सिस्टर है, भाई बहन है, ठीक है, मतलब मान लो मैं हूं, अगर मेरे भाई बहन है तो क्या मेरे रिलेटिव है, तो ऑब्वियसली रिलेटिव है। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब क्या कि मेरी जो वाइफ है उसके भाई बहन मेरे रिलेटिव है क्या, तो मेरा साला मेरा साली, ठीक है, मेरे साले साली मेरे भाई मेरे रिलेटिव है क्या, तो ऑब्वियसली मेरे रिश्तेदार होंगे। ठीक है, अगर मैं उनको रिश्तेदार नहीं मानूंगा तो मेरी वाइफ मेरे से रिश्ता तोड़ देगी। ठीक है, तो ये तो आप समझ सकते हो इतना। फिर क्या करेंगे, ब्रदर और सिस्टर आइदर ऑफ द पेरेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब मान लो कि मेरे जो पेरेंट्स हैं यानी कि मेरे पापा और मेरे मम्मी, ठीक है, मेरे पापा के अगर भाई बहन है क्या वो मेरे रिलेटिव है, तो ऑब्वियसली यानी मेरे पापा के भाई बहन कौन, तो या तो मेरे बड़े पापा या फिर मेरे काका। ठीक है, मतलब मेरे बड़े पापा, मेरे काका और मेरी बुआ, ये मेरे रिलेटिव है क्या, तो ऑब्वियसली मेरे रिलेटिव है। ओके, ठीक है, तो अच्छा ये मेरे रिलेटिव है ना, तो फिर बाद में बताऊंगा। एनी लीनियर, ठीक है, ये तो मैंने पापा के हिसाब से बताया था, अब मम्मी के हिसाब से बताता हूँ। अगर मम्मी के कोई भाई बहन है, मम्मी के भाई बहन कौन होंगे, या तो मेरे मामा होंगे या फिर मेरे मौसी होगी। ठीक है, तो मेरे मामा मौसी मेरे रिलेटिव है क्या, तो ठीक है, सगे मामा मौसी रिलेटिव है, सगे काका बड़े पापा और बुआ रिलेटिव है। ओके, लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो लीनियर असेंडेंट का मतलब क्या, कि अगर आपके पापा है, ठीक है, मैं मेरे लीनियर असेंडेंट की बात करूं तो एक तो मेरे पापा मम्मी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पापा मम्मी हो जाएंगे, तो अब आपको ना उनके ऊपर की पीढ़ियां देखनी है, आपको ऊपर की पीढ़ियां देखनी है, तो ऊपर की पीढ़ियां कैसे देखोगे आप, तो ऐसे मत समझना मेरे पापा मम्मी फिर मेरे दादा दादी फिर मेरे परदादा दादी, इतना ही नहीं होता। क्या है ना कि नाना नानी वाला सेक्शन भी तो चलता है, आप खाली ऐसे ही बाप दादा पे ही मत जाया करो सीधे। ठीक है, आपको ऐसे देखना पड़ेगा, आपको कैसे देखना पड़ेगा कि मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे से ऊपर मेरे मम्मी पापा है। ठीक है, तो अब पापा का सेक्शन लेते हैं, तो पापा के जो मम्मी पापा है वो, ठीक है, फिर उनके जो मम्मी पापा है वो, फिर इधर मम्मी वाले सेक्शन में चलते हैं, मम्मी मम्मी के जो मम्मी पापा है वो। ठीक है, अब फिर उनके उनके लीनियर क्या होंगे, तो मेरे नाना के जो मम्मी पापा है वो और मेरे नानी के जो मम्मी पापा है वो, फिर ऐसे ऐसे ऊपर चलते जाना। ठीक है, फिर क्या है ना कि लीनियर असेंडेंट तो समझ में आ गया, अब लीनियर डिसेंडेंट की बात कर लेते हैं। तो अब मैं और मेरी वाइफ है, हमसे जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, तो जो जो भी हमारे बच्चे होंगे वही हमारे लीनियर डिसेंडेंट कहलाएंगे। अच्छा, उनके जो भी बच्चे होंगे वो भी हमारे लीनियर डिसेंडेंट कहलाएंगे, उनके जो भी बच्चे होंगे वो भी हमारे लीनियर डिसेंडेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। ओके, ठीक है, तो ठीक है, ये देख लेते हैं। तो लीनियर असेंडेंट मैंने आपको बता दिया, और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब कि ठीक है, मेरी तो पीढ़ियाँ होगी होगी, मेरे स्पाउस की भी। ठीक है, यहाँ पे देखो, अपन यहाँ पे ना एनी लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब मैं मेरे मेरे वालों को तो रिलेटिव मान ही रहा हूँ ना, तो मेरी वाइफ वालों को रिलेटिव नहीं मानूं क्या, अगर मेरी वाइफ वालों को रिलेटिव नहीं माना ना तो पहले तो मेरा गला दब जाएगा, तो वाइफ वालों को रिलेटिव मानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वाइफ के भी जो लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट है उनको, डिसेंडेंट तो हमारे सेम ही होंगे ना, मतलब ये अगर यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूज हो गया कि ठीक है मैं और मेरी वाइफ के जो लीनियर डिसेंडेंट है, ठीक है, तो मतलब लीनियर असेंडेंट और ठीक है, लीनियर के बाद लीनियर ही बोलते हैं ना उसको, लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। ठीक है, तो हमारे जो डिसेंडेंट होंगे ना वो तो हमारे सेम ही होंगे ना, ये तो कॉमन सेंस लगा लेना इतना तो। असेंडेंट के केस में ठीक है, उसके जो भी पापा मम्मी है और फिर जो भी पुश्तैनी फैमिली है वो हमारी पूरी रिलेटिव कहला जाएगी। ओके, ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं स्पाउस ऑफ एनी पर्सन रेफर टू अबव। ठीक है, तो अब मान लो कि अगर मैं मेरे मामा को मेरा रिलेटिव बोल रहा हूँ तो मेरी मामी भी मेरे रिलेटिव हो गए। ठीक है, मैं मेरे अगर बुआ को रिलेटिव बोल रहा हूँ तो फूफा भी रिलेटिव हो गए,
काका को रिलेटिव बोल रहा हूँ तो काकी भी रिलेटिव हो गए, बड़े पापा तो बड़ी मम्मी भी होगी, ठीक है। अगर मौसी को बोल रहा हूँ तो मौसा जी भी हो गए, ठीक है। तो मैंने सारे आपको बता दिया कि इनके जो भी स्पाउस होंगे, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, अपने रिलेटिव कहला जाएंगे। और हिंदू वन डिवाइडेड फैमिली के केस में जो कोई भी मेंबर हो एचयूएफ का, वो क्या होता है, रिलेटिव होता है, ठीक है। ओके ओके। फिर फैमिली की तो डेफिनेशन आपको बतानी तो नहीं पड़ेगी मेरे को, ठीक है। मतलब फैमिली की तो डेफिनेशन क्या ही बताऊँ यार, फैमिली तो आपको पता ही होगी ना फैमिली क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या ना कि यहाँ पे आपको रिलेटिव की डेफिनेशन बता दी। अच्छा, मैंने जो भी रिलेटिव की डेफिनेशन बताई है उसमें तो देखो आपको अच्छे से रिलेटिव मैंने सारे बता दिए। अब कोई आएगा ऐसा कि मामा का लड़का क्या मेरा रिलेटिव है क्या, तो देखो है ना, जनरल बात नहीं करके अगर अपन इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के हिसाब से वो रिलेटिव नहीं है, ठीक है। मामा का लड़का, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, अंकल का लड़का, बड़े पापा का लड़का, कोई मतलब नहीं, वो अपना रिलेटिव नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, हम समझ गए। ओके, ठीक है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस था, तो इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, ठीक है, समरी दे रखी है। ट्रांसफरर, ठीक है, अगर मेरी मेरी प्रॉपर्टी और अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी और को, तो अगर मैं ट्रांसफर हो हूँ तो मैंने एज ए कैपिटल असेट होल्ड किया है, तो मेरे हाथ में कैपिटल असेट निकलेगा 50 सी के हिसाब से। अगर मैंने उसको स्टॉक इन ट्रेड होल्ड किया हुआ था तो मेरे पास 43 सी के हिसाब से बिजनेस इनकम निकलेगी। अच्छा, ट्रांसफर ही के हाथ में क्या होगा, ठीक है, तो मैंने मेरे दोस्त गौरव को ट्रांसफर कर दी थी, तो असेट इज हेल्ड एज कैपिटल असेट, ठीक है। तो अगर वो कैपिटल असेट के हिसाब से अगर हेल्ड कर रहा है तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी, वो उसकी 56 to 10 के हिसाब से सामने वाले की, ठीक है। ये वाली टेबल अपन देखेंगे नहीं, ठीक है। तो अपन अभी अपन क्या देखेंगे, अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। ओके ओके, तो अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। तो मैं मतलब हमेशा सोचता हूँ कि ठीक है बहुत जल्दी हो जाएगा 1 डेढ़ घंटे में, बट ठीक है, ये अपन तो भाई इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे ही पहुंचे हैं। अगर पीडीएफ के हिसाब से भी देखें तो पेज नंबर 20 चल रहा है। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है, ठीक है, व्यवस्थित ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना इतना जल्दा, अगर अपन खींच खींच के भी चलेंगे तो क्या ही मतलब निकलेगा। इससे अच्छा समझ ही लेते हैं, एक ही बार पढ़े, अच्छे से पढ़ लेते हैं। मिस्टर ए डीलर इन शेयर, ठीक है। मिस्टर ए है, डीलर इन शेयर है, तो उसका काम ही है शेयर्स को खरीदना और बेचना। उसका बिजनेस क्या है, बिजनेस, बी, ठीक है, बी लिख दिया मैंने यहाँ पे बिजनेस के लिए, ठीक है। रिसीव्ड द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 फ्रॉम हिज फ्रेंड बी, ठीक है। तो एक मिस्टर ए है, ठीक है, जो कि डीलर है बिजनेस का, जो कि डीलर है शेयर्स का, है ना, डीलर है शेयर्स का। वो कुछ अमाउंट रिसीव कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फ्री में, किससे कर रहा है, बी से कर रहा है। तो अगर बी से रिसीव कर रहा है तो हमको चेक करना है क्या है, टैक्सेबल है या नहीं है, कि मतलब टैक्सेबल है तो कहाँ पे टैक्सेबल है और कितना क्या अमाउंट टैक्सेबल है। तो देखो, एक तो कैश गिफ्ट मिला है, मतलब 75,000 रुपये मिले, और अपन को पता है कि अगर है ना 56 to 10 के हिसाब से अगर आपको 50,000 से ज्यादा कोई भी अमाउंट मिलता है तो पूरा का पूरा आपको बुलियन मिले हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन विच इज 60,000 ऑन हिज बर्थडे, अगर बर्थडे पे मिले तो आपको पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एक तो बर्थडे पे मिले और दूसरा है कि वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू। दैट्स वाई क्या है ना कि वो आपका कैपिटल असेट होता है बुलियन, और दूसरा ये कि वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, दैट्स वाई इट इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर क्या है, द ए प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद ऑन 1 जुलाई 2025, ठीक है, एक प्लॉट था फरीदाबाद के अंदर, तो और 1 जुलाई 2025 को उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी ऑफ विच इज ₹5 लाख ऑन दैट डेट, ठीक है, 5 लाख रुपए थी। और मिस्टर बी ने ये परचेस कब किया था, 2009 के अंदर। तो ओके, तो अब आपको है ना एक प्लॉट भी क्या है ना फरीदाबाद के अंदर 1 जुलाई 2025 को फ्री में मिल रहा है। तो जो फ्री में अगर विदाउट कंसिडरेशन अगर आपको मिला है तो आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एज ए कंसिडरेशन लेनी है। तो ये 5 लाख क्या हो जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये बाकी ये तीनों ही क्या हो जाएंगे आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएंगे। ओके सर, यहाँ तक तो है ना, मतलब हमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया और हम आंसर कर देंगे। अब इसके आगे की रामायण क्या है ना कि देखो इनकम टैक्स में बात ही ऐसी होती है कि एक्चुअल में क्वेश्चन इतने बड़े बड़े लिखे हुए होते हैं। तो अगर क्वेश्चन बड़े बड़े लिखे हुए होते हैं तो हमारी तो क्या वैसे ही फट के चार हो जाती है, ठीक है। ये मतलब लिटरली बात है, फट के चार हो जाती है, क्योंकि क्या है ना कि क्वेश्चन पढ़ के बंदा देखने से ही पहले घबरा जाता है ना कि यार ठीक है ना कि अब करना क्या होगा, और पहली बार फिर इतने सारे प्रोविजन, तो अपन क्या कि फिर क्वेश्चन को पढ़ने का ही मन नहीं करता। तो अपन पहले ना क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से, ताकि क्या है ना कि फट के चार होने से पहले अपन है ना उसको सिल लें। ओके, तो मिस्टर ए क्या कर रहा है, अपन ने ऊपर तक तो सिल ली इतनी, है ना। ओके, ठीक है, इतना तो हमको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि ठीक है ये तीनों चीजें तो ऐड हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। मिस्टर ए परचेस फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी, मिस्टर सी से उसने क्या परचेस किया है, हु इज ऑल्सो डीलर इन शेयर, ठीक है, मिस्टर सी एक डीलर है शेयर्स का। 1000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट द रेट ₹400 ईच ऑन 19 जून 2025,
ठीक है, मतलब उसने क्या किया, 1000 शेयर खरीदे हैं एक्स लिमिटेड के 400 रुपए के, ठीक है, मतलब एक शेयर 400 रुपए का है, तो मतलब मान लो कितने, 400 रुपए का यानी 4 लाख रुपए के, 1000 मल्टीप्लाई 400 करें, 4 लाख रुपए के शेयर खरीदे। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच वाज ₹600 ईच, ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 600 यानी कि 6 लाख रुपए ऑन दैट डेट, ठीक है। तो मिस्टर ए सोल्ड दिस शेयर्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन 23 जून 2025, ठीक है, और मिस्टर ए ने सोल्ड भी कर दिए शेयर को 23 जून 2025 को, ठीक है। तो अब मतलब है ना, अगर आप अब देखोगे ना, तो पहले तो ये कि बिल्कुल ये आप सोचोगे कि ठीक है यार सर 2 लाख रुपए का है ना, इसको क्या है ना, क्या को 56 to 10 या फिर मतलब कहीं पे भी आप इसको मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर ना मतलब आप इतना सोच रहे हो ना, तो फिर तो आपका फटना बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या है ना कि मतलब क्या बताऊं मैं यार, अब मैंने आपको बोला है कि अगर है ना आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर हो रहा है ना, तो फिर तो क्या है ना कि फिर वो इसमें कवर ही नहीं होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। देखो मिस्टर ए भी क्या है, डीलर इन शेयर है, मिस्टर सी भी क्या है, डीलर इन शेयर है। अब मिस्टर ए का तो काम ही यही है ना कि मैं ये सस्ते में खरीदे और महंगे में बेचे, ठीक है। तो मिस्टर ए का काम ही यही है बिजनेस का। तो मिस्टर ए ने सस्ते में खरीदा, 400 रुपये में खरीदा, 600 रुपये में बेचा, ठीक है। तो वो मिस्टर ए ने अगर 400 में खरीद के अगर 600 में बेचा है, या फिर ठीक है वॉट एवर जो भी अमाउंट में बेचा है, तो उससे क्या होगा, मिस्टर ए को फायदा होगा। तो क्या वो फायदा आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलोगे क्या, नहीं, वो तो पीजीबीपी का फायदा है ना। ओके ठीक है सर, हमको ये पॉइंट भी समझ में आ गया। फिर क्या होता है, फर्दर ऑन 1 नवंबर 2025, 1 नवंबर 2025 को मिस्टर ए टू पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिल्डिंग बुक्ड बाय हिम 2 years बैक एट ₹20 लाख, ठीक है। मिस्टर एक ने क्या किया, मिस्टर ए ने क्या किया, पजेस करी है दो, मिस्टर ए टुक पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया, पोजीशन लिया एक बिल्डिंग का, बुक्ड बाय हिम 2 year बैक, ठीक है, जो कि 2 साल पहले इसने बुक करी थी 20 लाख रुपए में, 2 साल पहले 20 लाख रुपए में बुक करी थी। द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑन 1 नवंबर 2025 वाज ₹32 लाख, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 1 नवंबर 2025 को 32 लाख की है, ओके। एंड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग वाज ₹23 लाख, लेकिन आज से 2 साल पहले कितनी थी, 23 लाख रुपए थी, ठीक है। ही हैड पेड ₹1 लाख बाय अकाउंट पे चेक, ठीक है। मतलब आप देखो, ना तो कैश में दिया है, ना क्रॉस चेक से दिया, ना बियरर चेक से दिया है, इन तीन से नहीं दिया है ना, तो बिल्कुल अच्छी बात करी है इसने। अगर इसने इन तीन से नहीं दिया और बाकी इन तीन से नहीं दे के कुछ भी अमाउंट इसने पहले दे दिया है डेट ऑफ एग्रीमेंट को, तो फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट की हम एसडीवी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसने पेमेंट किया 1 लाख का बाय अकाउंट पे चेक एज द डाउन पेमेंट ऑन द डेट ऑफ बुकिंग, ठीक है। डेट ऑफ बुकिंग यानी डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन इसने किया है, ठीक है। तो अपन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट की। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट यानी डेट ऑफ बुकिंग की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी दे रखी है, 23 लाख, ओके, ठीक है, 23 लाख। और इसका सेल कंसिडरेशन कितना है, 20 लाख। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या 50,000 से ज्यादा जाता है क्या, तो ऑब्वियसली 50,000 से ज्यादा जाता है। एंड साथ में ये सेल कंसिडरेशन कितना है, 20 लाख, उसका 10% से ज्यादा है क्या, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 लाख, और सेल कंसिडरेशन है 20 लाख, उसका 10% निकालेंगे तो 2 लाख, तो ऑब्वियसली उससे भी ज्यादा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी सर हमको समझ में आ गया है, ये वाला पॉइंट भी हमको समझ में आ गया है। और फिर क्या हुआ है, 1 मार्च 2026 को, ऑन 1 मार्च 2026 ही सोल्ड प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद ₹7 लाख, 7 लाख में उसने क्या किया है, प्लॉट ऑफ लैंड को बेच दिया है, ठीक है। तो 7 लाख में उसने प्लॉट ऑफ लैंड को बेच दिया, ये बात भी हमको समझ में आ जाती है। मतलब ये कि क्वेश्चन तो हमको पढ़ के समझ में आ गया है, थोड़ा थोड़ा करने का भी पता चल गया कि चीजें क्या करनी है। अब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर ए चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड कैपिटल गेन, ठीक है। तो देखो अब बार बार क्या है ना, जमीनें भी बेच रहा है, तो जमीनें बेच रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा अपना ये, अगर ये बार बार जमीनें बेचेगा तो उसमें कैपिटल गेन निकल जाएगा, और जमीनें नहीं बेचेगा नहीं, बाकी की चीजों में क्या क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन है ना, देखो इन्होंने ना सिंपली कैसे दिया हुआ है, हर हर एक पॉइंट को इसने बता रखा है। तो अपन बात करते हैं जब कैश गिफ्ट की, कैश गिफ्ट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10), इट इज एक्सेट 50,000, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ओके। बुलियन की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल, ओके, ठीक है। जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है विदाउट कंसिडरेशन के केस में 56(2)(10) में पूरी की पूरी 5 लाख टैक्सेबल होती है। तो देखो ऊपर के पहले तीनों के तीनों लिख दिए, ओके, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन किसकी, ठीक है,
बिटवीन टू, लेकिन ओके ठीक है, ये जो शेयर्स वाली बात कर रहे हैं अपन, है ना, ये वाली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि आपकी वैल्यू कितनी, आपने कितने में खरीदा, 4 लाख में, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू थी 6 लाख, तो ये अपन 2 लाख का अपन क्या क्या इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलेंगे क्या? तो नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ ₹2 लाख इन वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, 2 लाख की वैल्यू का डिफरेंस आया ना, परचेस फ्रॉम सी ए डीलर ऑफ शेयर, डीलर इन शेयर्स इज नॉट टैक्सेबल एज रिप्रेजेंट द स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि ये स्टॉक इन ट्रेड है, और स्टॉक इन ट्रेड पे अपन बोल रहे हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं लगाएंगे, पीजीबीपी की इनकम होती है। ऑफ मिस्टर ए, सिंस मिस्टर ए इज अ डीलर इन शेयर एंड it has been mentioned that the shares was subsequently sold in the course of his business, ठीक है। और ये भी बताया हमको कि फ्यूचर में क्या किया है, इन्होंने सेल कर दिए शेयर्स को। सच शेयर रिप्रेजेंट द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ मिस्टर ए, तो मिस्टर ए के लिए ये स्टॉक इन ट्रेड था, तो दैट्स वाई क्या हमने इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं बताया, ठीक है। अपन कंपटीशन भी कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो यहाँ पे क्या है, इसको अपन ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं बताया, ओके। तो यहाँ पे अपन ने डैश लिख दिया। फिर आते हैं लास्ट वाला केस, देखो लास्ट वाला केस क्या था, ये वाला केस, ये वाला है ना, यहाँ वाला, ठीक है। तो इस केस में मैंने बताया था आपको कि आपको लेना है क्या, तो ऑब्वियसली लेना है, कितना लेना है, 3 लाख का लेना है। क्यों लेना है अभी अपन देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 23 लाख ऑन द डेट ऑफ बुकिंग, ओके, एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन ऑफ ₹20 लाख, जो भी एक्चुअल कंसिडरेशन है वो, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए का। पेड इज टैक्सेबल अंडर 56(2)(10), क्यों? सिंस द डिफरेंस एक्सिड ₹2 लाख, डिफरेंस 2 लाख को एक्सिड कर रहा है। अब ये 2 लाख कहाँ से आया, तो ये 2 लाख 10% ऑफ कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन था आपका 20 लाख, उसका 10%, तो जो कि 2 लाख आता है। बिंग द हायर ऑफ ₹50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो हमको इस केस में 2 लाख देखना था, तो 2 लाख अपन ने कहाँ से निकाला था, 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन हायर निकाल के, ठीक है। मतलब अगर मान लो कंसिडरेशन 10% ऑफ कंसिडरेशन निकालते और वो अगर 30,000 रुपीज आता, तो फिर अपन यहाँ पे 50,000 रुपीज चेक करते हैं। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप कंसिडरेशन भी चेक करो और 50,000 रुपीज भी चेक करो, दोनों ही चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और 50,000 से अगर एक्सीड करता है, ठीक है, तो दो उस केस में आप रखा टैक्सेबल होगा ऑब्वियसली। तो आपका क्या है ना कि देखो 50,000 से ज़्यादा चला गया, तो अब ज़्यादा कितना चला गया है, तो भी ये 3 लाख तक चला गया, तो अब 3 लाख तक चला गया है ना, तो पूरे पूरे 3 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे, और टोटल कर दोगे तो 9,35,000 आ जाएंगे, ओके, ठीक है सर, यहाँ तक हमको समझ में आ गया था, ठीक है। अभी अपन इस केस में क्या पीजीबीपी की इनकम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये अपने को जो ये रेट दे रखी है ना 400 और 600, ये क्या है ना कि उस एक ही दिन की दे रखी है 19 जून की, और 23 जून की अपने को दी नहीं है। अगर 23 जून की देते तो अपन पीजीबीपी की भी इनकम शो कर देते हैं इनको, कि पीजीबीपी में हमको कितनी इनकम हुई है या फिर क्या लॉस हुआ है, ओके। फिर अपन बात करते हैं अपना फर्स्ट, ऊपर के तीनों पॉइंट हो गए, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हो गया। फिर अपन ने क्या करा था कि अपन ने ठीक है, ये वाली जो ये वाला पॉइंट भी हो गया अपना, क्योंकि ये हुआ ही नहीं, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब अपन बात कर लेते कैपिटल गेन की, ठीक है। तो कैपिटल गेन में क्या होगा कि देखो एक्चुअली क्या है ना कि आपको जो जमीन मिली थी, आपको कब मिली थी, 1 जुलाई 2025 को, और आपने कब बेची थी, 1 मार्च 2026 को। तो सर इसमें क्या मतलब प्रीवियस ओनर का अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करेंगे क्या? तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि क्या है ना कि वो जो उसने जिस फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर करी थी, मतलब एचडीवी पे ट्रांसफर करी थी, उस एचडीवी को तो अपन ने टैक्स मार दिया था ना। तो अगर अपन ने टैक्स दे दिया है बीच में ही, तो फिर क्या है ना कि अपन ने जिस अमाउंट पे टैक्स दिया है वो तो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, और वही डेट जिस डेट को आपको ट्रांसफर हुआ था ना, वही डेट आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो हम ये मानेंगे कि 1 जुलाई 2025 में आपने खरीदा था 5 लाख रुपए में, ओके, और आप क्या कर रहे हो, 1 मार्च 2026 को बेच रहे हो 7 लाख रुपीज में, ठीक है। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं, तो सेल कंसिडरेशन आपका कितना है, 7 लाख रुपीज, ओके, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपीज। तो आपका जो भी निकलेगा ये निकलेगा 2 लाख रुपीज, ठीक है, ये गेन निकलेगा। अब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो हम आपकी जिस दिन आपको मिला था उस दिन से लेके ही डेट कंसिडर कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ओके, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी नोट, द रिजल्टेड कैपिटल गेन विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिंस द कैलकुलेशन फॉर द पीरियड ऑफ होल्डिंग, द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर इज नॉट कंसिडर, ठीक है, प्रीवियस ओनर की अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग को कंसिडर नहीं करते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 के ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये 4 इंडिपेंडेंट केस है। पहला केस पढ़ किया, उसका आंसर लिखा, भूल जाओ,
फिर सेकंड केस करना, उसका आंसर लिखना भूल जाना, थर्ड केस लिखना उसका आंसर, थर्ड केस देखना उसका आंसर लिखना भूल जाना, फोर्थ केस देखना उसका आंसर लिखना भूल जाना। ठीक है, मतलब ये नहीं कि फर्स्ट केस को कंसिडर करो फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों को साथ में कंसिडर करो, ऐसा मत करना। ठीक है, यूं नहीं कि आप इसको इनको साथ में कंसिडर करने बैठ जाओ, सारे इंडिपेंडेंट केसेस है ना। तो डिस्कस द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज द फॉलोइंग इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट अंडर सेक्शन 56(2)(10) के हिसाब से। अखिल एचयूएफ ने रिसीव किया 75,000 इन कैश फ्रॉम नीज ऑफ अखिल। ठीक है, डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर। ठीक है, अखिल इज कर्ता ऑफ एचयूएफ। ठीक है, मतलब ये देखो अब है ना, खाली बस ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको घुमा सकता था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप नहीं घुमाना चाहिए कि अब आपको क्या है ना, किसी रिलेटिव से 75,000 रुपीज़ मिले। तो ठीक है, रिलेटिव से कुछ भी मिलता है तो वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है, अपन ने ये देखा था। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या क्या बताई मैंने, मैंने आपको बताई है कि रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव है ये नीच ऑफ वकील है ना, नीस ऑफ वकील, मतलब जो भी, ठीक है, भतीजी होगी, डॉटर डॉटर अखिल के सिस्टर की डॉटर, मतलब मेरी बहन की, मेरी भतीजी है ना, भाणेज। हाँ ठीक है, भतीजी, भाणेज, वोटेवर जो भी होगा। ठीक है, मतलब सिस्टर की चिल्ड्रन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये सारे आपके क्या है ना, कि ये आपके भाई बहन वगैरह आपके तो हैं ही सही, पर आप है ना उनके ना तो अपने मतलब आपके रियल भाई बहन तो आपके भाई बहन है ही सही हो गए। फिर क्या है ना कि आपके मम्मी पापा इन सबके भाई बहन वगैरह सबको अपन ने जोड़ लिया था, उससे अपन ने सारी फैमिली देख ली थी। ठीक है, पर अपन ने क्या किया था, मामा के लड़के वगैरह के इनको भाई बहन नहीं माना। ठीक है, इनकम टैक्स के हिसाब से। फिर क्या आपने भतीजा भतीजी इनको भी अपने को नहीं मानना, अपने भाणेज वगैरह। ठीक है, मतलब ये कि आपके भाई बहन के जो बच्चे बच्ची उनको आपको क्या है ना, कि उनको आपको रिलेटिव नहीं मानना है। ठीक है, तो आप एचयूएफ के केस में भी उनको रिलेटिव नहीं मानोगे तो 75,000 पूरा पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ये दे रखा है। टैक्सेबल टैक्सेबल कितना अमाउंट होगा, 75,000। और क्योंकि अमाउंट एक्सीडिंग कर रहा है 50,000 को फ्रॉम नॉन रिलेटिव। ठीक है, उसको रिलेटिव नहीं मानता, नॉन रिलेटिव। फिर क्या है, नितिशा ए मेंबर ऑफ हर फादर एचयूएफ। ठीक है, मतलब क्या है ना, ये नितिशा है ना अपने पापा की एचयूएफ की मेंबर है। ठीक है, पापा की एचयूएफ की मेंबर है। ट्रांसफर्ड ए हाउस प्रॉपर्टी टू एचयूएफ विदाउट कंसिडरेशन। अब ये क्या कर रही है नितिशा, एक हाउस प्रॉपर्टी अपने पापा की एचयूएफ को दे रही है, जो कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 9 लाख रुपीज़। तो अब मुझे बताओ कि अपने ही बेटे से अगर मुझे कुछ मिलता है या फिर मेरी एचयूएफ को कुछ मिलता है, अगर अगर मैं मान लो कि मेरी बेटी है नितिशा। ठीक है, और नितिशा ने 9 लाख की प्रॉपर्टी मेरी एचयूएफ को दी है, यानी मुझे ही दी है एक तरीके से, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा, तो नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मैं रिलेटिव की डेफिनेशन में काउंट होता है, रिलेटिव से कुछ मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है। ओके, तो नॉन नॉन टैक्सेबल नील immovable property resolved without consideration HUF from relative is not taxable under section 56 to 10 since Nitisha is a member of HUF and she is the relative of the HUF। ठीक है, वो HUF की relative है, however income of such asset would be included in the head of Nitisha under section 64 क्लोज टू। ठीक है, मतलब मान लो कि वो जो HUF है ना, उस HUF को यूज करके अगर मैं कोई इनकम कमाते हो तो वो नितिशा के हेड में टैक्सेबल होगी, ऐसा लिखा हुआ है। फिर थर्ड के साथ है मिस्टर अक्षत रिसीव्ड 100 शेयर। मिस्टर अक्षत को 100 शेयर मिले हैं ऑफ एयर लिमिटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड एज गिफ्ट ऑन ओकेशन ऑफ हिज 25th मैरिज एनिवर्सरी। ठीक है, मतलब आप मान के चलो कि 100 शेयर दिए हैं मेरे दोस्त ने मेरे को। ठीक है, और जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर ऑफ ₹100 पर शेयर। ठीक है, और एक शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपये चल रही है, मतलब 10,000 रुपये की उसने मेरे को शेयर दे दिए। और साथ में क्या किया, एक उसको मेरे को एक ज्वेलरी भी मिली है 45,000 की फ्रॉम हिज निफ्यू ऑन द सेम डेट। ठीक है, तो मतलब ये मान लो कि दो अलग अलग पर्सन ने, एक ने मुझे 10,000 रुपये की शेयर दे दी और एक ने मुझे ज्वेलरी दे दी। ठीक है, मतलब एक अंगूठी दे दी कि 45,000 रुपये की, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है। तो 45,000 की एक अंगूठी आ गई है, 10,000 रुपये के शेयर आ गए हैं। तो अब देखो, अगर इंडिविजुअली देखूँ तो ये भी एग्जाम्प्ट है और ये भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन मेरे को क्या एग्रीगेट करके देखना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इंडिविजुअली देखूँ, ठीक है, मेरे को फ्रेंड से मिला है वो, और मेरे को जो मेरे रिलेटिव से, मतलब ठीक है, मेरे नेफ्यू वगैरह जो रिलेटिव, ऐसे तो जनरली रिलेटिव है, बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स रिलेटिव नहीं है। तो दो अलग अलग पर्सन से, एक से मेरे को 10,000 के शेयर मिले, एक से 45,000 की अंगूठी मिली है। ठीक है, अलग अलग देखूंगा तो टैक्सेबल नहीं हो रहे, लेकिन मेरे को क्या एग्रीगेट करके देखना होता है। तो दोनों का अमाउंट सम अप कर देते, 45,000 प्लस 10,000 55,000 मोर देन 50,000 हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो दैट्स वाई 55,000 पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल है 55,000 एज पर 56(2)(10) इन केस एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन एक्सीड 50,000। ठीक है, और इन केस ऑफ एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, एक्सीड करता है 50,000 को, है द इंटायर 55,000 इज टैक्सेबल, यही लिखा हुआ है। ओके, फिर लास्ट पे आ जाते हैं। किशन HUF गिफ्टेड कार टू द सन
ऑफ कर्ता, ठीक है। किशन एचयूएफ, ठीक है, वो किशन एचयूएफ है, वो कर्ता के बेटे को, ठीक है, कर्ता का बेटा भी एचयूएफ का मेंबर ही होता है और अपने मेंबर, ठीक है, रिलेटिव कहते हैं एचयूएफ के केस में, तो सभी मेंबर रिलेटिव होते हैं, ठीक है। उसको 5,25,000 की फेयर मार्केट वैल्यू की कार दे दी, क्योंकि 12वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेके आया था। तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो पूरा का पूरा एग्जाम्ड हो जाएगा, क्योंकि एचयूएफ अपने रिलेटिव को कुछ भी दे एग्जाम्ड होता है। कार इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस देयरफॉर द सेम शैल नॉट बी टैक्सेबल। ओके, फिर आ जाते हैं मिस्टर हरी वाला केस अपन पढ़ेंगे तो मतलब बहुत ही अच्छा टाइम हो जाएगा, एक बार पढ़ लेते हैं। मिस्टर हरी ए प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड ए बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड मिस्टर राजेश, ठीक है। मतलब मिस्टर हरी, मैं एक हरी हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैंने एक बिल्डिंग सोल्ड करी है अपने बिजनेस के अंदर अपने दोस्त को, राजेश को, who is a dealer in automobile spare part for ₹90 lakh on 1st January 2026, ठीक है। तो जो कि मेरा जो दोस्त है ना, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करता, उसका क्या काम है, वो है ना एक ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स कंपनी का काम है, ठीक है। मतलब गाड़ियों के सामान वगैरह रखता है, ठीक है। तो उसको मैंने 90 लाख रुपए में एक बिल्डिंग बेच दी। वेन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 150 लाख, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, 150 लाख। मैंने 150 लाख की बिल्डिंग उसको 90 लाख में बेच दी है। द एग्रीमेंट वाज हाउएवर एंटर्ड इनटू ऑन 1 नवंबर, देखिए एग्रीमेंट कब बना लिया था, 1 सितंबर 2025 को, व्हेन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 140 लाख, ठीक है। हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया था 1 सितंबर 2025 को ही। और मिस्टर हरी रिसीव्ड ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹15 लाख बाय क्रॉस चेक, ठीक है। क्रॉस चेक से मेरे को 15 लाख का पेमेंट मिल गया था, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कैश, क्रॉस चेक और बियरर चेक से अगर कोई पेमेंट मिलता है तो फिर क्या है ना कि फिर हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे क्रॉस चेक से उसने पेमेंट दिया था तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वही लेंगे। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब जिस दिन सेल हुई थी तो वो 150 लेके लेनी पड़ेगी अपने को। अगर है ना ये क्रॉस चेक और बियरर चेक और केस को छोड़ के कुछ और लिखा होता ना, तो फिर अपन 140 लाख को डेट ऑफ एग्रीमेंट को अपन डेट ऑफ एग्रीमेंट की एसडीवी को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो मिस्टर राजेश ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, 15 लाख डेट ऑफ एग्रीमेंट को देते हैं। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी एंड मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश के केस में क्या और मिस्टर हरी के केस में क्या है। एज्यूमिंग दैट मिस्टर हरी हैज परचेस बिल्डिंग ऑफ ₹75 लाख ऑन 12 जुलाई 2024। मिस्टर हरी ने ये बिल्डिंग 75 लाख रुपए में ली थी। कब ली थी, 12 जुलाई 2025 को। ओके, ठीक है। तो अब आ जाओ अपन टैक्स इम्प्लीकेशन देखते हैं। केस वन इफ मिस्टर हरी इज ए प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा, ठीक है, अपन को दो अलग अलग केस क्यों दे रखे हैं। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ हरी वाज ए शेयर ब्रोकर इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर। अगर वो शेयर ब्रोकर हो गया प्रॉपर्टी डीलर की जगह। तो देखो मैं है ना एक चीज बताता हूँ, चाहे शेयर ब्रोकर हो चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो, मतलब मिस्टर हरी शेयर ब्रोकर और प्रॉपर्टी डीलर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन द हैंड्स ऑफ हरी देखते हैं और इन द हैंड्स ऑफ राजेश देखते हैं। तो इन द हैंड्स ऑफ हरी देखते हैं, ठीक है। तो हरी के केस में क्या होगा, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 CA वुड बी अट्रैक्टेड सिंस द बिल्डिंग इज रिप्रेजेंट हिज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड बता रहे हैं, ही हैज ट्रांसफर द सेम इन द कंसिडरेशन लेस देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। आपका कंसिडरेशन कितना है, 90 लाख रुपीज, ओके। और 90 लाख का 110 निकालेंगे तो 99 लाख रुपीज होता है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तो 150 लाख होती है। तो उस केस में आपका एक पोर्शन तो पीजीबीपी हो जाएगा और एक पोर्शन आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। अंडर सेक्शन 43 CA द ऑप्शन अडॉप्ट स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट कैन बी एक्साइज ओनली इफ होल और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज बी रिसाइड, ठीक है। ये फालतू की गणित दे रखी है, देखो इधर देखो। therefore 75 द डिफरेंस बिटवीन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, एंड द परचेस प्राइस, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि आपका सेल कंसिडरेशन तो 90 लाख है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन हम क्या देखते हैं कि आपने कहीं कंसिडरेशन कम तो नहीं लिया। आप क्या है कि सरकार के साथ मतलब इनकम टैक्स के साथ में छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हो, इनकम टैक्स एक्ट के साथ में छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हो। तो हम क्या है ना एसडीबी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि अगर आपने जो कंसिडरेशन है वो अगर 110% है, 110% करने के बाद में अगर वो या तो एचडीबी के बराबर हो जाए, एचडीबी से अबो चला जाए, तो फिर हम सेल वैल्यू को कंसिडरेशन मान लेते हैं। लेकिन अगर वो एचडीबी के बराबर नहीं पहुंचा तो उस केस में फिर एचडीबी आपका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, डीम्ड सेल कंसिडरेशन, और आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम माइनस करेंगे। तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने पे जो भी अमाउंट निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। तो देयरफॉर 75 लाख बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। मतलब कैसे अपन निकालेंगे, 150 लाख एंड द परचेस प्राइस कितनी थी, 75 लाख
वुड बी चार्जेबल अंडर बिजनेस इनकम, सॉरी मतलब कैपिटल गेन में चार्ज नहीं होगा, बिजनेस इनकम, क्योंकि ये ठीक है इसका स्टॉक इन ट्रेड है ना यार, दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड है। इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हनी सिंस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन। ओके ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, ये यहाँ पे क्या है ना, बिजनेस इनकम थी। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल गेन निकल जाएगा। ओके, क्यों क्यों क्योंकि है ना इस केस में क्या हो रहा है, ये शेयर ब्रोकर है। पहले केस में तो क्या था, ये प्रॉपर्टी डीलर था, तो प्रॉपर्टी डीलर था तो इसका बिजनेस हो रहा था ना, तो ये पीजीबीपी की इनकम आ रही थी। सेकंड केस में क्या हो रहा है, इसका ये कैपिटल गेन की इनकम आएगी। ओके ठीक है, नीचे तो वही रामायण लिखी हुई है, ऊपर की रामायण पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। कहा गया, ये देखो, इन केस मिस्टर हरी शेयर ब्रोकर एंड नॉट ए प्रॉपर्टी डीलर, द बिल्डिंग would be capital asset and not in stock in trade. The provision of section 50C would be attracted in the hands of Mr. Hari. Building is transferred for the consideration is less than stamp duty value and stamp duty value exceed 110% of consideration. Stamp duty value 110% of consideration को exceed कर रही है। The 75 lakh being the difference between the stamp duty value and the date of registration, ठीक है, would ठीक है, stamp duty value and the purchase price would be chargeable as short term capital gain। ठीक है, तो हम उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे। ओके ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे, क्यों, क्योंकि क्या है ना कि आपका डेट ऑफ परचेस और डेट ऑफ सेल, ठीक है, तो वहाँ पे आपका शायद है ना 24 मंथ्स नहीं हो रहा है। दैट्स वाई क्या है ना कि 24 मंथ्स से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो उस केस में 24 मंथ्स या 36 मंथ, ठीक है, मैं एक बार देख लूँगा वापस से। तो ठीक है, उसके इस वजह से क्या है ना कि आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहला रहा है। फिर अपन मिस्टर राजेश के केस में देखते हैं। मिस्टर राजेश के केस में क्या होता है, since Mr. Rajesh is the dealer in an automobile spare part, the building purchase would be capital assets in his hand। इसके हैंड्स में तो जो भी बिल्डिंग आई है वो क्या होगी, इसकी कैपिटल असेट हो जाएगी। द प्रोविजन ऑफ 56(2)(10) वुड बी अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश हु हैज रिसीव्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी बिंग कैपिटल फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन। देखो इसको इनएडुकेट कंसिडरेशन पे मिले ना, इसने कंसिडरेशन लिया है लेकिन ज़्यादा पूरा नहीं दिया है। द डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन एंड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड ₹9 लाख बिंग द हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो अपन पहले तो लिमिट चेक करते हैं कि ₹50,000, ठीक है, ₹50,000 से हायर है एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन से, इन दोनों में से जो भी हायर है उससे उससे अगर हायर होगी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, मतलब जो डिफरेंस है अगर वो उससे हायर हो गया, ठीक है, मतलब 9 लाख रुपीज़ का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस तो ये डिफरेंस कहाँ से आया, 9 लाख रुपीज़ कहाँ से आया, पहली बात तो ये 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन निकाला तो 9 लाख रुपीज़ आया, ठीक है, और जो अपना डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, 90 लाख और 150 लाख का जो डिफरेंस है वो 9 लाख से ज़्यादा जा रहा है, तो उस वजह से जो भी अमाउंट जा रहा है ज़्यादा, पूरा 60 लाख रुपीज़ का, ठीक है, तो 60 लाख रुपीज़ कैसे काउंट करोगे आप, 150 लाख माइनस 90 लाख करके, ठीक है, तो जो 60 लाख है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपके IFOS की इनकम हो जाएगी। और ठीक है, द एक्चुअल कंसिडरेशन वुड बी टैक्सेबल, ठीक है, वुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10) इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश इन द पेमेंट्स ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, आपने क्रॉस चेक से किया था, नोट बाय अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट इनसे नहीं किया था, इस वजह से। ओके, और सेकंड केस है ना, सेकंड केस भी पूरा का पूरा सेम आ जाएगा इसके केस में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, तो मिस्टर राजेश के केस में तो सेकंड केस भी सेम हो जाएगा, ठीक है, और मिस्टर हरी के केस में सिर्फ चेंजेस इतना ही हुआ था कि फर्स्ट वाली जो इनकम निकाली थी 75 लाख की, वो पीजीबीपी की इनकम निकल रही थी, इसकी बिजनेस इनकम, और सेकंड केस में जो इनकम निकाली थी वो इसकी निकल रही थी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, मतलब 1.5 घंटा हो गया है, तो मैं देख रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं पूरा ही 2.5 घंटे का एक ही लेक्चर बनाता हूँ। फिर क्या है देखो, ऊपर वाला सारा केस खत्म हो गया, अब अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में आएंगे। तो सम रिसीव्ड इंक्लूडेड द अमाउंट अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, ठीक है, सम रिसीव्ड हो रहा है, इसमें चाहे बोनस के वे में भी मिला हो तो भी हम मान लेंगे अंडर ए LIP, ठीक है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन अंडर यूलिप और की इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, की इंश्योरेंस पॉलिसी को छोड़ देना, यूलिप को छोड़ देना, उन दोनों को छोड़ के जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, तो उसके केस में अगर आपको कोई सम रिसीव्ड हुआ है या कोई बोनस रिसीव्ड हुआ है जो कि 10(10)(D) के अंदर एग्जाम्प्ट नहीं होता है, तो वो 56(2)(8) के अंदर क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है, तो अब इस केस में 10(10)(D) का मतलब क्या, तो देखो 10(10)(D) का मतलब इस केस में ऐसा होता है कि अगर आप है ना मतलब मैं आपको देखो मैं नीचे से ही बता देता हूँ, नहीं तो फिर क्या है ना डेट्स के ऊपर नीचे हो जाएगी तो लफड़ा पड़ेगा।
ठीक है। एक तो आपको प्रीमियम देखनी है 5 लाख की, अगर है ना ये जो क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल ऑन सच एलिजिबल LIP डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज फ्रॉम एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब आपकी जो प्रीमियम है 5 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ओके, LIP एंड द एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। ठीक है, आपका जो एक्चुअल प्रीमियम है वो 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड से नहीं जाना, एक्सिड नहीं होना चाहिए 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। ओके, ठीक है। आप 15% भी देखते हो, 15% किस केस में देखते हो, 15% आप देखते हो वो डिसेबल्ड वाले केस में। ठीक है, ओके। 1010D, 1010D, ठीक है। आपको मतलब आपको क्या 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 देखनी है, आप 5 लाख का क्राइटेरिया देखना कि 5 लाख की लिमिट देखना। अगर 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम है तो ठीक है, आपको इधर टैक्स देना पड़ेगा ऑब्वियसली। और अगर 5 लाख से कम है और आपकी प्रीमियम भी 10% से कम है, ठीक है, एनुअल प्रीमियम आपकी सम एश्योर्ड का 10% से कम है या फिर अप टू 10% है, तो उस केस में आपको 1010D की एग्जम्पशन मिल जाएगी और सेक्शन 56(2)(8) नहीं लगेगा। लेकिन है ना, अगर आपकी प्रीमियम अगर आपकी एक्सीड कर जाती है या फिर आपका मतलब एनुअल प्रीमियम का मोर देन 5 लाख हो जाती है या फिर एक्सीड कर जाती है 10% को, तो आपको 56(2)(8) के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, फिर 1010D की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको यूलिप के केस में मैंने बहुत सारे करवाए हैं आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये यूलिप के केस में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको करवाए हैं ना, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और आगे आ जाओ। तो ये यूलिप का मतलब 8-10 एग्जाम्पल ये अपन पहले पहले भी कर चुके हैं, यूलिप के कर चुके हैं। ये यहाँ पे LIP के दे रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ लिमिट चेंज है 1010D की, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, ठीक है। तो LIP का केस देखो यही दे रखा है कि अगर है ना, इफ पॉलिसी टेकन बिफोर 1 अप्रैल 2023 से पहले की है तो आपको 10%, 15% और 20% देखना पड़ेगा। देखो नॉर्मली अपन हमेशा 10% ही देखते हैं, 15% डिसेबल्ड लोगों के केसेस में देखते हैं, और 20% एक पर्टिकुलर ईयर था उसके केस में देखते थे, वो भूल जाना आप। ठीक है, तो अगर है ना एक्सिड करता है, अगर एक्सिड कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर एक्सिड नहीं कर रहा है, नो है, तो 1010D में क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर अपन प्रीमियम देखते हैं, अगर प्रीमियम अगर एक्सिड नहीं कर रही है, ठीक है, तो प्रीमियम एक्सिड नहीं कर रही है तो वही अपने को 10% और 15% तो देखना ही है क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब 10% नॉर्मल पीपल के लिए और 15% डिसेबल्ड के लिए। तो 10% का क्राइटेरिया देखना, अगर 10% का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाता है, वो एक्सिड नहीं करता है, तो वही एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर मतलब ज़्यादा चला जाता है तो फिर उसमें केस में क्या हो जाएगा, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल हो जाएगी आपकी इनकम। ठीक है, पर ये 5 लाख वाला क्राइटेरिया आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद ही देखना है। ठीक है, उससे पहले तो खाली आप परसेंटेज का क्राइटेरिया लगाते तो चल जाता। फिर अगर आपकी प्रीमियम 5 लाख को एक्सीड कर रही है तो आपको देखना कि अगर सिंगल LIP के लिए कर रही है, सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कर रही है, तो आपका पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल हो जाएगा। अगर मल्टीपल LIP के लिए कर रही है तो आप क्या करो कि जिसकी प्रीमियम एक्सीड नहीं कर रही है 5 लाख को, और जिसका प्रीमियम एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड का भी 10% एक्सीड नहीं कर रहा है, तो ठीक है, तो आप है ना मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना के जिन जिन को एग्जाम्प्ट करवा पा रहे हो उनको एग्जाम्प्ट करवा दो, और जो एग्जाम्प्ट नहीं हो पा रहा है फिर उस पर टैक्स दे दो। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ आगे। ठीक है, अपन 37 पे आ गए। अब क्या है ना कि अपन ने सारे वो पढ़ लिए ऊपर के केसेस, अब अपन यहाँ से मतलब सेकंड पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओनली इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड PGBP। अगर PGBP हेड के अंदर चार्जेबल नहीं है तो ही हम इसको इधर चार्जेबल करेंगे। ओके, तो ऐसे क्या केस होंगे, देखो तो यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन कर रखे वही पढ़ने हैं। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट हायर मशीनरी और प्लांट और मशीनरी। ठीक है, अगर आप आपका काम ही क्या है, रेंट पे देने का, क्या क्या मशीनरी या फिर प्लांट एंड मशीनरी को, तो अगर आपको रेंट पे देने का काम है और PGBP के अंदर टैक्स नहीं हो पा रहा है तो फिर यहाँ पे लगा देना। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से, अगर सिक्योरिटीज से कोई इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो सिक्योरिटीज हाउएवर द फॉलोइंग इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग फ्रॉम सर्टेन पर्सन वुड बी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 15 10 subsection 15। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट प्रीमियम और अदर पेमेंट एज नोटिफाइड बाय सिक्योरिटी बॉन्ड और एन्युटी और अदर सेविंग सर्टिफिकेट इज एग्जाम्प्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिट। ठीक है, मतलब कोई इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है पर्टिकुलर चीज़ों के लिए तो आपका एग्जाम्प्ट होगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। मतलब क्या, अगर देखो इनकम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक वुड बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स एक्सटेंट ऑफ। अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट मिलता है तो 3,500, इंडिविजुअल अकाउंट के केस में 3,500 के तक आपका एग्जाम्प्ट है, और ज्वाइंट अकाउंट के केस में 7,000 तक का। ज्वाइंट अकाउंट हम मान के चलते हैं मिनिमम 2 बंदों का होता है, तो हमने 2 बंदों के लिए एग्जाम्पशन दे दिया 7,000 का।
ओके ठीक है सर, ये हो गया इंटरेस्ट का अपना खत्म। ठीक है, फिर क्या है, की मैन इंश्योरेंस अगर पॉलिसी है अपने पास में, ठीक है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हो रही तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। एनी सम रिसीव्ड अंडर अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडेड सम अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, अगर बोनस के रूप में भी आपको कुछ मिल रहा है ऑन सच पॉलिसी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर अदर सोर्सेज इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर द पीजीबीपी। अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल हो रही है तो फिर आपको यहाँ पे नहीं करनी है, और पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हुई तो कहीं तो टैक्सेबल करनी पड़ेगी, तो यहाँ कर देना। फिर बात आ जाती है रेजिडुअल इनकम की, जो भी बची कुची इनकम है, एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट बट नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जाम्पल सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए। अगर एमपी एमएलए कोई सैलरी रिसीव करते तो वो यहाँ पे अपन चार्ज कर देंगे। विल नॉट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, क्योंकि उनकी सैलरी हेड के अंदर चार्जेबल नहीं होती, तो इनको उसको अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 चार्ज कर देंगे। ओके, फिर आ जाओ एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम। ठीक है, कैजुअल इनकम के केस में जो कि 115 बीबी बोलता है, सेक्शन 115 बीबी बोलता है कैजुअल इनकम के केस में रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगी। तो देखो रेट ऑफ टैक्स रहेगी आपकी 30% प्लस कोई सरचार्ज अगर लग रहा है, ठीक है, और आपको हमेशा 4% सेस तो जोड़ना ही जोड़ना है। ओके, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम एनी ऑनलाइन गेम वुड नॉट बी टैक्सेड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, मतलब अगर ऑनलाइन गेमिंग हो रहा है तो आपको यहाँ से टैक्सेबल नहीं होगा, किसी और सेक्शन के अंदर टैक्सेबल होगा। नो एक्सपेंडिचर और अलाउंस कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम, इस इनकम से कोई भी एक्सपेंडिचर और अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। और अगर कोई भी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो उसका भी आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड अगेंस्ट सच इनकम। ठीक है, तो इसका है ना, मैं आपको ना एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि मान लो कि आप है ना 2.5 लाख वाली इनकम में फॉल करते हो, है ना, कि 2.5 लाख तक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। ठीक है, तो आपको आपकी इनकम है ना बाकी सारे सोर्सेज से 2 लाख रुपए से हुई है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए तो यार वो तो 2.5 लाख के अंदर आ रहा है, तो 2 लाख तक तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आपकी काम में आ गई। अब आपकी 50,000 की लिमिट बन रही थी और आपने क्या किया है कि आपने किसी गेम वगैरह से आपने कैजुअल इनकम कमाई है, और वो कमाई है आपने 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000 की। तो अब आप बोलो कि सर 1,50,000 में से तो 50,000 यहाँ हो जाएंगे और फिर बाकी के 1 लाख पे टैक्स लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो 50,000 रुपये आपके अनएग्जॉस्टेड है ना, तो वो कोई बात नहीं, उसको जाने दो, ये पूरे 1.5 लाख पे टैक्स लगाना है। ओके ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है व्हाट द मीनिंग ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। फिर क्या देखो, एप्लीकेबल टैक्स रेट इन विनिंग ऑन ऑनलाइन गेम्स। ठीक है, तो उस केस में अपन बीबीजे के हिसाब से देखते हैं, 115 बीबीजे। देखो यहाँ पे क्या, एक्चुअली यहाँ पे स्पेशली लिखा था 115 बीबी के अंदर कि ये ऑनलाइन गेम के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन गेम के लिए स्पेशली 115 बीबीजे बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या, इसमें देखो, इसमें इसमें क्या बोला था इन्होंने, फ्लैट रेट 30% प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड 4%। देखो इस केस में भी क्या बोला है, 30% फ्लैट रेट है। ठीक है, अगर कोई सरचार्ज है एप्लीकेबल प्लस 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके, नो एक्सपेंडिचर, कोई एक्सपेंडिचर इसमें से नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बस ये है कि सब कुछ सेम है, सेक्शन 115 बीबीजे में आना पड़ेगा अपने को नेट विनिंग के लिए, ऑनलाइन वाली ऑनलाइन गेम से रिलेटेड। ओके, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कैजुअल इनकम के लिए। ओके ठीक है सर, हम समझ गए। फिर आता है डिडक्शन अलाउेबल। ठीक है, आपको डिडक्शन कितना अलाउड होगा। ओके, तो इन केस ऑफ डिविडेंड, अगर आपका डिविडेंड का केस है, ठीक है, तो आपको कितना मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ सच इनकम। तो जो भी आपका डिविडेंड का केस है अदर देन डिम्ड डिविडेंड है ना, डिम्ड डिविडेंड को छोड़ के, तो उस केस में क्या होगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अर्न इज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो भी आप करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टू अर्न सच इनकम। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर होगा आपको उस इनकम को कमाने के लिए, एज डिडक्टेबल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपके 20% ऑफ सच इनकम ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते इंटरेस्ट का भी हम डिडक्शन। ओके, फिर बात कर लेते हैं वेयर द इनकम टू बी चार्ज अंडर द हेड फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर विथ और विदाउट बिल्डिंग। ठीक है, मतलब अब क्या आपका काम है रेंट पे देने का। ठीक है, हायर ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर। ठीक है, चाहे आप विथ बिल्डिंग दो चाहे विदाउट बिल्डिंग दो, तो उस केस में क्या होगा, द फॉलोइंग आइटम ऑफ डिडक्शन अलाउेबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सच इनकम। तो है ना, आपकी इनकम जब कंप्यूट करेंगे तो फॉलोइंग डिडक्शन आपको दे देंगे, क्या दे देंगे,
द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करेंट रिपेयर्स एंड टू द मशीनरी और मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, अगर आप रिपेयर्स वगैरह करवा रहे हो तो उस केस में आपको मिल जाएगा डिडक्शन। द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है, आपको प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, वो आपको पता है ओनर को मिलता है, तो आपको डेप्रिसिएशन हम क्लेम करने देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर क्या होता है, इन केस ऑफ इनकम इन नेचर ऑफ फैमिली पेंशन, ठीक है, अगर फैमिली पेंशन मतलब मान लो कि अगर मेरी कोई फैमिली, अगर मेरे मरने के बाद में मेरी मम्मी को, मेरी वाइफ को अगर कोई पेंशन मिलती है तो उस केस में डिडक्शन अलाउड है क्या उनको, तो होगा। कितना डिडक्शन अलाउड होगा, तो द डिडक्शन सम इक्वल टू 33 ठीक है, मतलब ये 33.33% की बात कर रहे हैं ऑफ सच इनकम, ठीक है, मतलब जो भी इनकम उनको मिल रही है उसका 33.33% डिडक्शन अलाउड होगा, या फिर ₹15,000 इन केस ऑफ ऑप्शन रिजिम, ठीक है, मतलब वही अगर आप फाइनेंस एक्ट वाली फॉलो करते हो तो 15,000 रुपये का बेनिफिट, और अगर 25,000 रुपये अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 BAC फॉलो करते हो, विच एवर इज लेस इज अलाउेबल, ठीक है, तो जिन दोनों में से जो भी कम होगा, ठीक है, या तो 33.33 और 15,000 विच एवर इज लोअर, या फिर 33.33 और 25,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है, आपको अलाउड हो जाएगी। दिस डिडक्शन इज अलाउेबल बोथ अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 BAC एंड ऑप्शनल टैक्स रिजिम नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है, मतलब दोनों के अंदर अवेलेबल है। फिर ठीक है, द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड ईयर्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडिंग पैरा मिलिट्री फोर्सेज, ठीक है, मतलब अगर है ना कोई फैमिली है या फिर कोई विडो है, किसकी विडो है, आर्म्ड फोर्सेस वाले की विडो है, या फिर कोई पैरामिलिट्री वाले फोर्सेस की अगर कोई विडो है ना, तो उन केस में उनको फुल्ली एग्जम्प्ट होता है ना, उस केस में फिर क्या है ना कि अपन वो नहीं निकालते, लिमिट वगैरह नहीं निकालते। ओके, ठीक है सर, हम समझ गए। फिर क्या है, इन केस ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन, देखो अपन ने देखा था कि अगर आपको कंपनसेशन या इनहेंस कंपनसेशन पे कोई इंटरेस्ट मिलता है तो क्या आपका सारा का सारा टैक्सेबल होगा क्या, तो आपको जितना भी मिलेगा ना उसका डिडक्शन मिल जाएगा 50% ऑफ सच इनकम। मतलब मान लो आपको 1 लाख रुपए मिले तो आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी और बाकी का 50,000 ही टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको 5 लाख रुपए मिले तो 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए 50% आपको डिडक्शन मिलेगा और 2.5 लाख पे ही आपका टैक्स लगेगा। ओके सर, ठीक है सर, हम समझ गए। ठीक है, तो अपने को आ जाओ, मतलब मैं क्या, मतलब हवा में अगर तुक्का मार रहा हूँ तो भी ये सही निकल रहा है क्या नीचे। इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन रिसीव बाय मिस्टर जी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 इज ₹5 लाख, ठीक, मतलब मैं काफी हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ और नीचे मतलब ऐसा एग्जांपल निकल जाता तो बहुत ही खतरनाक बात हो जाती। आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट 1,50,000 रिलेट टू प्रीवियस ईयर 2021, ओके, 1,65,000 रिलेट टू प्रीवियस ईयर 21-22 और 1,85,000 रिलेट टू प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। तो 1,50,000 20-21 को बिलोंग करता है, 1,65,000 21-22 को बिलोंग करता है और 1,75,000 नहीं 85,000 1,85,000 22-23 को बिलोंग करता है, ठीक है। पर वो अमाउंट आपको कब मिल गया है, 25-26 के अंदर मिल गया 5 लाख रुपए का, ठीक है, इंटरेस्ट का। तो डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इफ एनी ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आपको इंटरेस्ट का बताना है कि क्या क्या इम्प्लीकेशन क्या होगा टैक्स का। तो देखो है ना, आपको जो भी इंटायर इंटरेस्ट मिला है ना 5 लाख का, वुड बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट नेमली प्रीवियस ईयर 25-26, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पूरी इनकम शो कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2) 5 लाख, ठीक है। फिर उसमें अपन 57 के हिसाब से डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आया तो खाली इतना ही लिख देना, डिडक्शन एट द रेट 50% करके, तो 2.5 लाख का डिडक्शन आपको मिल जाएगा और 2.5 लाख के आपके चार्जेबल हो गए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ओके, ठीक है सर, हम यहाँ तक समझ गए। फिर अगर आप देखोगे तो आप ठीक है, मतलब एक चार्ट मिलेगा। देखो ऐसा होता है कि अगर है ना पहली बार आपको कंपनसेशन मिल रहा है ना तो उस पर आप कैपिटल गेन चार्ज करते हो। अगर आपको कोई इनहेंस कंपनसेशन मिलता है ना तो उस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 हो जाती है, उस पर भी आपको कैपिटल गेन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको उस कंपनसेशन पे या फिर इनहेंस कंपनसेशन पे कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उस पर 50% का डिडक्शन मिल जाएगा और आपके जो जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चार्ज हो जाएगी। तो इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर में काम में आ जाएगा और ये कैपिटल गेन में भी काम में आ जाएगा। ओके, इनहेंस कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन, ठीक है। इनहेंस कंपनसेशन भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा
इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन इन कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आफ्टर डिडक्शन ऑफ 50% ऑफ सच इंटरेस्ट। ओके ठीक है सर, हम समझ गए। फिर क्या होता है, देखो डिडक्शन नॉट अलाउेबल, कुछ डिडक्शन अलाउेबल नहीं होता सेक्शन 58 के हिसाब से। क्या होता है, एनी पेमेंट टैक्सेबल इन इंडिया एज सैलरी। ठीक है, एनी पेमेंट टैक्सेबल इन इंडिया एज सैलरी, अगर कोई पेमेंट इंडिया के अंदर एज ए सैलरी टैक्सेबल होता है, और इफ इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया अनलेस टैक्स हैज बीन पेड देयर ऑन और डिडक्टेबल एट सोर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई सैलरी अगर इंडिया के अंदर टैक्सेबल है, और वैसा कोई सैलरी इंडिया के अंदर टैक्सेबल है, और अगर वो सैलरी आप आउटसाइड इंडिया किसी को पे कर रहे हो, तो या तो टैक्स आप पे कर दो, और या फिर क्या कर दो कि उसका टीडीएस काट दो सामने वालों को पे कर रहे थे उससे पहले। ठीक है, तो आप कुछ भी कर दो। तो अगर वो हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो फिर हम आपको डिडक्शन नहीं क्लेम करने देंगे। ठीक है, 10,000 से ऊपर अगर आप काय में देते हो, कैश, क्रॉस चेक या फिर बियरर चेक, अगर इनसे दे देते हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, और अगर आप किसी रेजिडेंट बंदे का अगर आप कुछ काटना भूल जाते हो, तो उसके 30% अपन एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा था। ठीक है, तो खाली बस ये वाला इंपॉर्टेंट था कि अगर आप आउटसाइड किसी को देते हो जिसपे टीडीएस कटना था, या फिर आपको टैक्स काट के जमा कराना था, तो जमा नहीं करवाया तो आपको 100% डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, फिर अपने पास क्या है, डिम्ड इनकम चार्जेबल टू टैक्स सेक्शन 59 के अंदर आता है। ओके, फिर सिग्निफिकेंट सेलेक्टेड केसेस आ जाते हैं, और इसी के साथ में क्या हो जाता है कि अपना है ना पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। देखो यहाँ पे है ना, देखो 30% डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, पर अपन इसको असेसिन डिफॉल्ट नहीं बोलेंगे। असेसिन डिफॉल्ट नहीं बोलेंगे किस केसेस में, अगर सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 के हिसाब से अगर जो पेई था, ठीक है, मतलब मैंने सैलरी दी, सामने वाले को लेनी थी, सामने वाले ने क्या किया, सामने वाले ने क्या किया, सामने वाले ने अपना रिटर्न फर्निश कर दिया। फर्स्टली अपना रिटर्न फर्निश कर लिया, सेकंड अपनी इनकम शो कर दी जो मैंने यहाँ से पेमेंट दिया था उसको, थर्ड उस पर जो टैक्स बनता था उसने टैक्स जमा करा दिया। अगर तीनों चीज़ें बराबर होती तो ये जो 30% का डिसअलाउड करते हैं, जिस टाइम पे पेमेंट हो जाएगा उस टाइम पे हम उसको अलाउड कर देंगे। और सेम आउटसाइड इंडिया भी अगर अपन ने कोई पेमेंट किया और सामने वाला बंदा अगर पेमेंट वगैरह कर देता है तो गवर्नमेंट को, तो फिर अपन उसको अलाउड कर देते हैं। ठीक है, अपन पिछले चैप्टर पीजीबीपी के अंदर अच्छे से पढ़ के आए थे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा था। तो वैसे अपना चैप्टर पूरा हो गया है, मेरे को आपको कुछ नहीं बताना है अब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ना आपको एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन का, तो वो भी आपको मैं करा ही देता हूँ, ताकि क्या है ना कि आपको वो भी क्वेश्चन हो जाएगा तो थोड़ा एकदम ठीक रहेगा। ठीक है, तो फिर क्या है ना कि आपको समझने के लिए कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं। ठीक है, लेक्चर तो बड़ा ही गया है 2-1 घंटे का, तो ठीक है 10-10 मिनट और 10-15 मिनट और चलेगा। ठीक है, तो बट आपका क्या है ना कि एक इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छा वाला। ओके ठीक है, तो मतलब थ्योरेटिकल इलस्ट्रेशन तो आप पढ़ लोगे सब, वो 56-210 या फिर 222 ऐसे कुछ उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो हो जाएंगे। देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, अगर आपको डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो आपको देखना है उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। ठीक है, पहले तो अपन क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। एन एंटरप्राइज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बॉल्स, ठीक है, डिसकंटिन्यूड इट्स एक्टिविटी एंड डिसाइडेड टू लीज आउट इट फैक्ट्री। अब क्या कर रहा है, ये डिसकंटिन्यू कर रहा है बिजनेस को, और अब क्या कर रहा है, फैक्ट्री को रेंट पे दे रहा है। फैक्ट्री बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 ऑन द कंसोलिडेटेड लीज रेंट 50,000 पर मंथ। इसको लीज रेंट कितना मिल रहा है, 50,000 पर मंथ। कंप्यूट द इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, अब क्या हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट। ठीक है, इसने जो भी डिपॉजिट किया उस पर इसको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। ओके, 1 लाख का। ब्रोकरेज पेड करिए ऑन हुंडी लोन टेकन। ठीक है, इसने जो हुंडी लोन टेकन करी थी वो ब्रोकरेज पेड करी है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड तो इसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, मतलब देखो मैं यहाँ पे प्लस माइनस करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि क्या है ना कि अगर अपन एग्जाम में करें तो ठीक है अपने को थोड़ा बहुत तो पता रहे ना। ये तो प्लस हो जाएगी, ब्रोकरेज रिसीव्ड माइनस होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन हुंडी एंड अदर लोन विच वर गिवन एज डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट टू अदर्स। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, देखो 75,000 तक है, लेकिन अपने को 50,000 की एक लिमिट होगी, तो अपने को 15,000 का ही माइनस करना है। ओके ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर। ठीक है, अगर आपने कोई एक्सपेंसेस रिपेयर के लिए दिया है तो वो 15,000 माइनस हो जाएगा। ओके, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कुछ दिया है आपने, ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस दिया है रिपेयर वगैरह के लिए तो माइनस हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो भी माइनस हो जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन है इस ईयर का तो वो भी माइनस हो जाएगा। अगर आपने कोई लीगल फीस पे करी है एडवोकेट को फॉर ड्राफ्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट के लिए तो भी आपकी माइनस हो जाएगी। ओके ठीक है,
फैक्ट्री का लाइसेंस फीस पेड करी है आपने 1000 की, तो भी माइनस हो जाएगी। और एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो आपका बहुत ही एकदम बढ़िया दोस्त होता है, तो ठीक है, वो तो आपको किसी भी ईयर में किसी भी एड से मिल जाता है। ठीक है, तो उस केस में अपन 2,75,000 पे अपन माइनस कर देंगे। फिर क्या होता है, इंटरेस्ट पेड इन थर्ड पॉइंट अबाउट इंक्लूड 25,000 remitted to non-resident outside India on which tax was not deductible at source। देखो एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना 50,000 वाला, तो एक्चुअली ये मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि क्या है ना कि एक्चुअल में लास्ट वाला पॉइंट था इसका। देखो आपने इंटरेस्ट पेड किया 75,000 का, तो ठीक है 75,000 का इंटरेस्ट आपको क्लेम कर सकते हो, लेकिन क्या हुआ कि उस 75,000 में से 25,000 आपने क्या किया, एक नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को पेमेंट कर दिया, और उस पर आपने टीडीएस भी नहीं काटा। मतलब टीडीएस नहीं काटा तो फिर आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करा, और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 100% अमाउंट डिसअलाउड कर देगी। तो अब इस 75,000 के 2 पोर्शन बन जाएंगे। 2 पोर्शन बना दो इसके, 2 पोर्शन बना दो 75,000 के। एक तो बन जाएगा 50,000 का, ओके, और एक बन जाएगा 25,000 का। ठीक है, तो 50,000 का तो ये क्या कर देंगे अपन, अलाउड कर देंगे, और 25,000 का डिसअलाउड कर देंगे। ओके, लेकिन देखो जब अपन आंसर देखेंगे ना, तो इन्होंने तो कुछ दो पार्ट में कर रखी है इसको सॉल्व, तो मतलब कुछ दो अलग अलग सेक्शन टाइप बना के कर रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन भी ऐसे कर सकते हैं चाहे तो, या फिर अपन को नहीं समझ में आया तो अपन सीधा भी कर सकते हैं। ओके, तो अपन क्या है ना, एक बार इनका फॉर्मेट देखते हैं, अपन इनका फॉर्मेट ही फॉलो करते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। देखो पहले क्या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बताता हूँ। तो देखो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट था अपने पास 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, कहाँ है ये, देखो ये आ जाओ ऊपर आ जाओ। देखो ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, एक तो अपन ये इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट वाला पार्ट माइनस कर देते हैं 50,000 का, ओके। और फिर ब्रोकरेज वगैरह पे करी थी शायद हुंडी पे अपन ने। देखो एक्सपेंसेस अलाउेबल अंडर सेक्शन 56, एक तो अपन ने ब्रोकरेज पे करी थी 2,000 की, ठीक है वो, और जो अपन ने हुंडी पे अपन ने इंटरेस्ट पे किया था, तो वो 50,000 क्यों, क्योंकि 25,000 डिसअलाउड हो गया था, दैट्स वाई 50,000 ही लिया अपन ने। अब 2,000, देखो 2,000 ना यहाँ पे लिख रखा है, ये रह गया देखो, ब्रोकरेज पेड ऑन हुंडी लोन, ठीक है, तो ये सारे इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी आ गई। तो अपन ने क्या किया, ये माइनस करने के बाद में 1,00,000 में से 52,000 माइनस किए, ठीक है, तो अपने 48,000 आ गए, ओके, तो ये 48,000 यहाँ पे आ गए, ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वाले आ गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लीज रेंट वाले की, लीज रेंट फॉर 12 मंथ, ठीक है, मतलब 50,000 रुपये फर्स्ट, 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से था, और अपन ने 1 अप्रैल को दिया था, ठीक है, और अपन 31 मार्च तक का, 26 तक का कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 के हिसाब से, ठीक है, 10 महीने के होते हैं 5,00,000 रुपीज़, और एक महीने के होते हैं 1,00,000, यानी 6,00,000 रुपीज़ की अपनी इनकम हो जाएगी। उस 6,00,000 में से अपन क्या क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड 15,000, 12,000, 1,47,500, देखो आ जाओ, देखो 50,000 पर मंथ के हिसाब से अगर अपन 12 महीने का निकालेंगे तो अपने 6,00,000 बनते हैं, जिसमें से अपन रिपेयर्स के 15,000 माइनस कर देंगे, ओके, 12,000 माइनस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के, लीगल फीस माइनस कर देंगे 1,500 रुपये की, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे दे रखे हैं, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आना कि आपको क्वेश्चन में ऐसे दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ये देखो लीगल लीगल अपन ने क्या क्या माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी माइनस होगा, ओके, और ये फैक्ट्री लाइसेंस भी माइनस होगा। देखो देखो आ जाओ, अ, ये फैक्ट्री लाइसेंस दे रखा है इन्होंने, फिर डेप्रिसिएशन दे रखा फॉर द ईयर, और अपन क्या करेंगे, जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था 2,75,000 का, वो भी माइनस करेंगे, ये भी एलिजिबल फॉर डिडक्शन होता है। तो अपन जब टोटल डिडक्शन देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,52,000 का, ओके। तो अपन क्या करेंगे, 6,00,000 में से जब 4,52,000 माइनस कर देंगे तो अपना आंसर कितना बचेगा, 1,48,000 का, ओके। तो अपन जब 1,48,000 को और 48,000 को ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी अपनी, 1,96,000 के, ठीक है। और नोट्स आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन एज टैक्स, ठीक है। तो अगर आपने नॉन रेजिडेंट को पे किया है और आपने टीडीएस नहीं काटा है तो उस केस में आपको क्या डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। इसी वजह से क्या है ना कि अपने को 50,000 माइनस किया अपन ने, ओके, और 2,75,000 आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, वो तो आप किसी भी साल में क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ में क्या है ना, मतलब 2 घंटे के अंदर ही अपना क्या है ना कि पूरा का पूरा चैप्टर जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और ठीक है, इसके बाद तो आपको वैसे भी कुछ नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, ओके, तो मतलब हो गया, ये कंप्लीट है अपनी तरफ से, ठीक है। तो मतलब पसंद आया वीडियो तो लाइक वाइक कर देना,
ठीक है, मतलब लाइक लाइक वाइक कर देना एकदम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, और कमेंट वमेंट करके बता देना कैसे क्या लगा है। ओके, और ये कंप्लीट है, और ऐसे ही अपन क्या है ना सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर देते हैं, तो मॉड्यूल से ही कर लेते हैं, ताकि क्या है कि मतलब मॉड्यूल के अंदर कंटेंट कहाँ क्या लिखा है वो भी पता रहे, और आईपीएस के लिए भी काम में आ जाएगा। और दूसरा ये कि अपने के क्या सारे इलस्ट्रेशन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया, और इस बार तो मैंने मॉड्यूल का पीछे का भी क्वेश्चन करवा दिया आपको। ठीक है, बाकी के 2-3 क्वेश्चन है और वो देख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो मेरी तरफ से फाइनल है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक टैक्सेस पढ़ लिए, कैपिटल गेन पढ़ लिया, उसके बाद फिर उसके बाद अपन ने पीजीबीपी पढ़ लिया है, और उसके बाद अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ लिया है। ठीक है, और इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद शायद अपन क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लबिंग ऑफ इनकम और उसके साथ में अगर कोई और चैप्टर लेना हुआ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, तो मैं देख लूंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, मैं मेरे तरफ से मैंने सम अप कर दिया, पूरा चैप्टर खत्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।